हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड के बारे में। अब ये भी हमारी एक वन शॉट रहेगी, मतलब इस एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट थर्ड को हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। अब देखो, इससे पहले हमने यूनिट सेकंड अपनी जो कवर की थी उसका भी टॉपिक हमारा सेम था, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये एक तरह से हमारा उसी का पार्ट 2 है। उसमें हमने बात की थी सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। तो यही बोलूंगा कि अगर आपने यूनिट सेकंड पहले नहीं देखी है तो उसको जाके आप जरूर एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा आपका बेस क्लियर किया है, कंसेप्ट क्लियर किया है। तो अगर आप एक बार उसको क्लियर कर लेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आपको बताया कि ये हमारा क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इस यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखो, उसमें जैसे सिंपैथेटिक था, इसके अंदर हमारा सबसे पहला ही मेजर मोस्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट एंड राइट्स इट्स आर। तो यहां भी हम बात करेंगे तो यहां भी हमारे सामने दो सार आएंगे और यहाँ पे क्लासिफिकेशन आएगी, और हमारे यहाँ पे लगभग 5 ड्रग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो ये यूनिट एक तरह से देखा जाए तो सेकंड भी हमारी इंपॉर्टेंट है, बेस उसमें था, लेकिन इसमें हमारे कुछ ज्यादा ड्रग है जो स्टार वाले हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल्स में बात करनी है। तो पहले तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर आपको उसका पूरा क्लासिफिकेशन और सार के बारे में पढ़ना है। देन हमारे कुछ ड्रग्स आते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है कार्बाकॉल, जो डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करनी है। देन एसिटाइल कोलिन के बारे में बात करनी है। देन बात करनी है मैं नियोस्टिग्माइन के बारे में, जिसको हम जो है इनडायरेक्ट इनहिबिटर या फिर कोलिन स्टेज इनहिबिटर बोलते हैं, जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का ही एक ड्रग होता है। देन हमारे इसको रोकने वाले आते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिनको पैरासिम्पैथोलाइटिक नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर टोटल 3 ड्रग आते हैं, तीनों के बारे में डिटेल्स में हम अच्छे से बात करनी है। साथ में हम जानेंगे सार ऑफ कोलिनोलाइटिक के बारे में। अब जैसे हमने वहां पे बेस क्लियर किया था, वैसे यहाँ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के लिए हमें बेस क्लियर होगा एसिटाइल कोलिन का, कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ये कोलिनर्जिक वर्ड हमारा कहां से आया है और इसको कैसे बायोसिंथेसाइज करेंगे, कैसे कैटाबॉलिज्म करेंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल आज की पूरी यूनिट 3 आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। और बेशक ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और एक एक आपका जो भी डाउट होगा सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो हमारी यूनिट है ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि भाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा क्या होता है, कमेंट करके। चलिए, तो अब थोड़ा सा बेस ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ना, ये एक्चुअल में आया कहां से है। तो हमने देखो ये सिंपल बात कर ली थी कि हमारी पूरी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि ऑर्डर देना, कैसे क्या काम करना, सब कुछ हमारा नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। हम एक तरह से कठपुतली थे। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक था हमारा सीएनएस, एक था हमारा पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन ऑर्डर देने का काम कर रहा है। पीएनएस हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम, एक तरह से हमारे बॉडी का साइड वेज था। सेंट्रल में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए, और पेरिफेरल हमारे पूरे बॉडी में बाकी का बचा हुआ पार्ट इसमें कवर हो गया। अब यहां से कुछ भी सेंसरी हमारा जा रहा था, सीएनएस उसको एनालाइज करके आंसर देगा और पेरिफेरल उसका रिस्पॉन्स करेगा। देन ये जो हमारा पेरिफेरल वाला है, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक हमारा आता था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक था हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वो था जिसमें हम अपने वॉलंटरी कंट्रोल, जैसे हमारे चलना फिरना, कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक हमारा वो सिस्टम था जिसके अंदर हमारे ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं हमारी बॉडी के, जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारे दिल का धड़कना हो गया, हार्ट बीट हमारी जो चल रही है, डाइजेशन हमारा चल रहा है, लंग्स जो हमारे ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ये कुछ ऐसे काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे आते हैं एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ये फर्दर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक हमारा आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक हमारा सिंपल क्या था, फाइट एंड फ्लाइट वाले, यानी कि ट्रिपल एफ हम एक तरह से पढ़ सकते हैं कि जब हमें किसी बात से डर लगे, फियर, फिर फाइट, किसी से लड़ाई हो, या फ्लाइट कुछ अब नॉर्मल कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में ये सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है और हमको इस मदद थोड़ी सी पावर प्रोवाइड करता है कि हम कुछ भी काम कर सके। जैसे कुत्ता जब पीछे पड़ जाता है तो हम कितनी तेज तक दौड़ सकते हैं, और ये हमारी बॉडी में कुछ फंक्शन करता है, जैसे हार्ट रेट को बढ़ा देना, ऐसे कुछ काम करता है। अब इसको हमने जो है यूनिट सेकंड में अच्छे से पढ़ लिया था। अब बारी आती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको एक्चुअल में हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट नाम से जानते हैं। यानी कि अब जो हमारी बॉडी अब नॉर्मल कंडीशन में चली गई थी, यानी कि हार्ट रेट बढ़ गया था, डाइजेशन कम हो गया था, उन सबको नॉर्मल लेके आने का काम करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी के बारे में हमें जो है इस वाली वीडियो में डिटेल्स में जो है बात करनी है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दिया कि ऑटोनॉमिक हमारे एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करता है और जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन या फिर हार्ट बीट वगैरह। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात कर लें तो इट इज अ पार्ट ऑफ, आपको डिफाइन करना है तो इस तरह लिख सकते हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड
डाइजेस्ट। देखो ये वर्ड याद रखना कि जो हमारा ये है यानी कि सिंपैथेटिक में आपको फ्लाइट एंड फियर ये वर्ड यूज करना है, फाइट एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक में यूज करना रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि अब आपकी बॉडी को जो है दोबारा से रेस्ट कंडीशन में लेके आना है और आपका डाइजेशन फिर से बढ़ जाएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्चुअल में करता क्या है, तो जब आपकी बॉडी सिंपैथेटिक या किसी भी कंडीशन में जाती है तो ये क्या सिस्टम क्या करेगा, हमारी एनर्जी को कंजर्व करता है और कंजर्व करके दोबारा से रिस्टोर करता है हमारी बॉडी को, कि जो हमारी बॉडी हड़बड़ा गई थी या कोई अलग स्टेट में चली गई थी, अबनॉर्मल हो गई थी, उसको स्टेट ऑफ काम में लेके आए, यानी कि दोबारा से शांत करें हमारे स्ट्रेस और एक्टिविटी के बाद से। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे ये हमारे हार्ट रेट को स्लो करेंगे और हमारे डाइजेशन को इंक्रीज करेंगे जो हमारा कम हो गया था। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैं कहता हूं देखो ये सब आप जब ये सोचोगे ना तभी आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमारी चलो अब नॉर्मल कंडीशन में गई, सिंपैथेटिक में गई, क्या तभी हमारा पैरासिम्पैथेटिक काम करता है? भाई ऐसा तो नहीं है। तो देखो हमारी बॉडी में ये दोनों सिस्टम चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली। सिंपैथेटिक चलेगा, सिंपैथेटिक को नॉर्मल करेगा पैरासिम्पैथेटिक, और जब ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा तो सिंपैथेटिक चल के उसको फिर से नॉर्मल, यानी कि एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काटते रहते हैं और एक हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये क्लियर है कि भाई दोनों चलते रहते हैं। अब जब कभी इमरजेंसी आती है तो ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब इमरजेंसी के बाद नॉर्मल आना होता है तब ये ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चलते नहीं है, दोनों भाई आपस में चलते रहते हैं, एंटागोनिस्ट इफेक्ट, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को काटते रहते हैं और नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी को रखते हैं। अब भाई पीएनएस है, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एक्चुअल में काम क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ मैंने एक पूरा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दिया है जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको याद रखना है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी को रेस्ट में लेके आता है और डाइजेशन इंक्रीज करता है। अब क्या क्या काम करता है, तो आंख के अंदर देखा जाए तो ये हमारी प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब होता है सिकोड़ना। अब इसके पीछे की साइंस में थोड़ी एंड में आपको बताऊंगा। सिंपल समझो कि ये मियोसिस करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ग्लूकोमा वगैरह में जब ऑपरेशन होना होता है आंख का, उस केस में ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है पैरासिम्पैथेटिक वाला, ठीक है। फिर हार्ट के केस में देखा जाए तो जैसे सिंपैथेटिक बढ़ा रहा था तो ये उल्टा करता है, तो ये हमारे हार्ट रेट को कम करेगा और हमारी हार्ट की कंडक्शन रेट को कम करेगा। अब जैसे कभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट ओवरलोड हो रहा है, हार्ट का काम ज्यादा हो रहा है, तब हम पैरासिम्पैथेटिक को यूज करेंगे जो इस वाले इफेक्ट को कम करेंगे। देन हम लंग्स में अगर बात करते हैं तो लंग्स में ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है और हमारे लंग्स के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं हमारी, और जो मतलब फ्लूइड वगैरह है उसको बढ़ाने का काम करता है। फिर यूरिनरी, यानी कि जो आप सुबह सुबह या दिन भर हर टाइम भाई वही 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, तो जो यूरिनेशन आप लोग करते हो, आप पेशाब करने जाते हो, वो यूरिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ब्लैडर को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन होती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे काम, रेस्टफुल और डाइजेस्टिव, ये चीज़ों को ये कंट्रोल करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक वाला। इसके अलावा जो हमारा सलाइवा है, यानी कि जो माउथ में हमारा सलाइवा रिलीज होता है, जो डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और ओवरऑल भी हमारे लिए अच्छा होता है, वो सलाइवा भी हमारा रिलीज होता रहता है। और जो आंसू आते हैं वो भी हमारे इसी सिस्टम की वजह से आते हैं। यानी कि अब आपको ये तो लग रहा होगा कि केवल ये हमारे कुत्ते भागने की वजह से जो हार्ट बीट बढ़ी थी सिर्फ उसको कम नहीं करता, इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसको याद करने के लिए, यानी कि जो ग्लैंड सिक्रीशन है, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा मेमोनिक्स मान लो, स्लड नाम से आता है, तो ये बहुत ही कॉमन है, आपने शायद कभी पहले भी देखा होगा। तो एस पर हमारा होता है सैलाइवेशन, यानी कि पीएनएस जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारा सैलाइवा को इंक्रीज करेगा। फिर लैक्रिमेशन, यानी कि टीयर्स, यानी कि हमारे आंसू को बढ़ाता है। देन यूरिनेशन, यानी कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिनेशन होती है। देन डाइजेशन, यानी कि हमारे ओवरऑल डाइजेशन रेट को बढ़ाता है। देन डेफिकेशन, यानी कि पूरे बोवल सिंड्रोम को बोवल मूवमेंट को बढ़ाता है। तो डेफिकेशन, यानी कि सुबह सुबह पेट हल्के होने में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे काम है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा करे जाते हैं। अब ये अपना काम करता कैसे है, तो देखो इसके लिए सिंपल हम ये बात जानते हैं कि जैसे चाहे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, अगर किसी को भी अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है तो ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है वो हमारा लॉक एंड की वाले सिस्टम पे चलता है। यानी कि अगर हमें किसी ताले को खोलना है तो हमें उसके अंदर जो है चाबी लगानी पड़ेगी। सेम फंडा है कि अगर हमें कोई भी एक्शन चाहिए तो वो जो एक्शन है वो हमारा रिसेप्टर के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि जब हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं ना, तब जाके हमें कोई भी एक्शन प्रोड्यूस होते हुए दिखता है। तो जो अभी हमने एक्शन देखे कि यूरिनेशन हो, चाहे सैलाइवेशन हो, चाहे लैक्रिमेशन हो, जितने भी हमारे वो हैं जो इसके पीएसएनएस के द्वारा हमें इफेक्ट मिल रहे हैं, वो सारे सारे हमें तब मिलेंगे जब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर हैं वो हमारे एक्टिवेट होंगे। सिंपल सा फंडा है। अब रिसेप्टर हमारे कब एक्टिवेट होते हैं, अब भाई पैरासिम्पैथेटिक खुद तो जाके लगेगा नहीं ना भाई, वो तो एक सिस्टम है, वो तो एक प्रोसेस एक तरह से मान लो। हमारा लगता क्या है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ केमिकल्स, और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो
न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे यहाँ पे आएंगे और वो आके जब हमारे इस वाले रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, तब जाके हमारे जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, देन इन रिसेप्टर के साथ जुड़ा होता है हमारा एक्शन, तो तब जाके हमको जो है कोई भी एक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि ये सिंपल ऐसा नहीं होता कि पैरासिम्पैथेटिक ने चाहा और काम हो गया। पैरासिम्पैथेटिक चाहेगा तो उस चाहने के बाद वो क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, वो इन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, तब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, तब जाके हमें कोई भी एक्शन देखने को मिलता है। तो इतने सेवरल प्रोसेस के बाद हमें किसी भी सिस्टम का एक्शन देखने को मिलता है। अब हमने देखा था कि जो सिंपैथेटिक था उसके अंदर हमें क्या है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और हमारा था डोपामिन, ये रिलीज हो रहे थे। उसी तरह जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, इसके अंदर हमारा रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन। दोस्तों क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके अंदर हमारा कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है। तो ये बात भी आप याद रखना, यानी कि ये जो हमारे रिसेप्टर हैं, इनके ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर या जो केमिकल सब्सटेंस लग रहा है वो हमारा होता है एसिटाइलकोलिन। और इसमें सिंपल एक होता है, इसमें हमारे 3 हमने देखे थे, इसमें सिंपल आपको ये एक याद रखना है, एसिटाइलकोलिन। और जब ये आके लगेगा, तब जाके हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और हमें कोई एक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल आपको एक ब्रीफ इंट्रो पता चल गया कि भाई कैसे हमारा पूरा ये काम करता है। तो अब यही बात करें तो देखो, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पहले बात करते हैं, बाकी ये लिख दिया रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो ये हमारे वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज होते हैं और देन हमें एक्शन मिलेगा। अब ये भी मैंने आपको वैसे बता दिया था, एक बार रिकॉल कर देता हूं कि जैसे कोई भी हमारा बॉडी है, मान लो ये हमारी बॉडी है, तो जैसे अगर हमारा पेरिफेरल जहां से इंफॉर्मेशन जाएगी ऐसे करके ब्रेन में जा रही है, तो हमारी कैसे जाती है कि एक हमारा इस तरह का न्यूरॉन है और इसी के साथ हमारा दूसरा न्यूरॉन इस तरह से कनेक्ट होता है, फिर तीसरा कनेक्ट होता है। तो क्या होगा कि एक इंफॉर्मेशन इस वाले न्यूरॉन से जाएगी और दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाती है, ऐसे चलती है। अब ये जो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे को, इसको हम यहाँ पे साइनेप्स बोल देते हैं कि भाई पहले वाला दूसरे वाले 2 न्यूरॉन हो गए। पहले वाले न्यूरॉन को हम यहाँ पे प्री बोल देते हैं और बाद वाले न्यूरॉन को हम यहाँ पे पोस्ट बोल देते हैं। सब समझ गए। अब ये न्यूरॉन आपस में इंफॉर्मेशन भेजते कैसे हैं, तो न्यूरॉन को जो लास्ट का एक्सॉन टर्मिनल होता है और जो दूसरे वाले न्यूरॉन या फिर ऑर्गन का यहाँ पे होता है दूसरा वाला पोस्ट न्यूरॉन, तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर और इसमें से हमारा निकल के आता है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा होता है एसिटाइलकोलिन। तो इस तरह ये काम करता है कि इधर से हमारा एसिटाइलकोलिन निकला और उसने क्या किया, इधर जाके बाइंड करके हमको एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे पूरा का पूरा यहाँ काम करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे क्या सिंपल न्यूरॉन से निकलते हैं और हमारे ब्रेन सिस्टम इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब कोलिनर्जिक के बारे में बात करें तो दीज आर दोज न्यूरोट्रांसमीटर विच फॉर्म और रिलीज फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। अब भाई ये हमारे कोलिनर्जिक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कोलिनर्जिक वर्ड है ना वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक से कनेक्ट है। तो बस ये याद रखना, सिंपैथेटिक से हमारा कौन सा कनेक्ट है, एड्रीनर्जिक, और पैरासिम्पैथेटिक से कौन सा कनेक्ट है, कोलिनर्जिक कनेक्ट होता है। तो कोलिनर्जिक का सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक वाले सिस्टम के अंदर पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके नर्व एंडिंग से यहाँ से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे आप एसिटाइलकोलिन के बारे में, यहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में समझ गए होंगे। अब कोलिनर्जिक के अंदर सिंपल हमारा एक होता है जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। सिंपल क्या होता है, एक एसिटाइलकोलिन होता है। तो अब अगर बात करें एसिटाइलकोलिन के बारे में तो ये समझ लो कि यहाँ से अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वैसे तो इंपोर्टेंस के बेस पे ये लिखे हुए हैं, लेकिन हमें अगर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इन सबको समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एसिटाइलकोलिन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो इट इज द, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, ACH करके हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें A हमारी ऐसी होती है और C हमारी बड़ी होगी और H हमारी ऐसी आती है। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं ये लिखा है इसका मतलब ये एसिटाइलकोलिन के बारे में बात हो रही है। अब इट इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, एक हमारा बहुत ही मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारा एट पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्स ऑफ कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग, यानी कि ये हमारी नॉर्मल जो नर्व एंडिंग होती है पैरासिम्पैथेटिक उनके अंदर से जो है रिलीज होता है। ठीक है, बनता कैसे अभी हम आगे बात कर लेंगे। बाकी यहाँ पे इसका एक केमिकल पूरा स्ट्रक्चर है, ये आप याद रख लो। अब केमिकल स्ट्रक्चर में सिंपल यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स में आप इसको याद कर सकते हो। तो एक यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, यानी कि क्वार्टनरी क्या है कि जो एन है ना हमारे इस पे ऊपर क्या है 1 2 3 और 4 बॉन्डिंग लगी, इसको क्वार्टनरी और प्लस का साइन है इसलिए इसको क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है तो एक आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। देन यहाँ पे हमारी इथाइलिन चेन है यहाँ पे, यानी कि 2 हमारे कार्बन कार्बन वाली चेन हो गई। फिर इधर हमारा ये ईस्टर बॉन्ड हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, और एक इधर हमारा आर ग्रुप यानी कि CH3 लगा। तो इस तरह आप इसको पूरा याद कर सकते हो, 1 2 बार बना के देख लोगे आपको याद हो जाएगा। और इसी से सारा कुछ कनेक्टेड है
है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार लिख के देख सकते हो। तो सिंपल क्या है कि इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट इन द ब्रेन एंड बॉडी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर टू मेंटेन इट, यानी कि सिंपली हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है जो हमारे ब्रेन और बॉडी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। सिंपल एसिटाइलकोलिन के बारे में हो गया, बाकी और आगे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते जाएंगे। अब हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, कि हमारा बन कैसे रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है। अब इन सब के लिए मैं आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं और इसी से आपको सारी की सारी कहानी याद हो जाएगी। तो देखो बनता कैसे है, सबसे पहले हम इसके बायोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा लीवर के अंदर सिंपली क्या है, हमारा लीवर के अंदर सबसे पहले जो हमारा एक सेरिन होता है, तो सेरिन क्या करता है, इथेनोलोअमीन के साथ मिलता है और इन दोनों के साथ मिलकर हमारा बनता है कोलिन। मतलब सिंपल मानो कि ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन, इसकी बनने की जो शुरुआत है वो हमारी लीवर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लीवर में हमारा सेरिन प्लस हमारा जो इथेनोकोबाइन है ये मिलके हमारे कोलिन बनाते हैं। अब जब कोलिन लीवर में बन जाता है देन ये लीवर से निकलेगा और उसके बाद जो भी हमारे न्यूरॉन्स है पैरासिम्पैथेटिक वाले जो न्यूरॉन्स है उनके नर्व एंड में, यानी कि ये बिल्कुल एंडिंग जो होती है उसके अंदर एंट्री करेंगे। अब उसके अंदर एंट्री करते हैं ये हमारे ट्रांसपोर्टर की मदद से, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर काम आता है CTS यानी कि कोलिन ट्रांसपोर्ट, यानी कि सिंपल हमारा कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है जो कोलिन को हमारे नर्व एंडिंग के अंदर पहुंचा देता है। अब एक बार जैसे ही कोलिन हमारे इसके अंदर पहुंच जाता है देन जो नर्व एंडिंग है इसमें हमारा प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ हमारा कोलिन मिलेगा और ये दोनों मिलकर ही हमारा बना देते हैं एसिटाइल कोलिन। यानी कि सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, कोलिन आपका यहाँ पे सेरिन प्लस इथेनोकोबाइन मिलाया, कोलिन बन गया, कोलिन आपका इधर अंदर गया, अंदर जाके ये CTS ट्रांसपोर्ट की वजह से अंदर गया कोलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और अंदर जाके कोलिन मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में, और इसके साथ मिलकर ही हमारा बन जाता है एसिटाइलकोलिन, जिसको हम ACH नाम से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक एंजाइम भी लगता है, वो भी लिख देना एसिटाइलकोलिन ट्रांसफेरेज। तो इस एंजाइम की मदद से हमारा कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एसिटाइलकोलिन बनाता है। अब ये मैंने यहाँ पे आपको ऐसे बता दिया कि ऐसे बन रहा है। अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखो, सबसे पहले हमारा सेरिन है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, ये हमारा CH2 CHNH2 और यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ पे COOH लगा हुआ है। अब सबसे पहले इसकी होती है डी कार्बोक्सिलेज। अब डी कार्बोक्सिलेज में सिंपल सा मतलब क्या, देखो सेरिन हमारा ये पूरा सेरिन हो गया। अब डी कार्बोक्सिलेज में हमारा होता है -CO2, यानी कि CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा। अब इस पूरे में हमारा यही CO2 है, तो यहाँ से ये CO2 जब बाहर निकलेगा तो ये H डायरेक्टली हमारा इधर जाके जुड़ जाता है। तो अब देखो क्या बचा, OH है हमारा, ठीक है। अब CH2 यहाँ पे एक इधर का H हमारे इधर लग गया CH2 और ये NH2 हमारे इधर लग गया, तो ये बन जाता है इथेनोलोअमीन। ठीक है, अब ये इथेनोलोअमीन है, इसकी रिएक्शन हम यहाँ मिथाइल ट्रांसफेरेज और S एडेनोसिन के साथ कराएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। अब मिथाइल ग्रुप हमारे अटैच कहाँ पे होते हैं, तो इस वाली जगह पे। तो यहाँ पे ये 2 H है ना, इसमें से एक हटेगा, इसमें से एक हटेगा और यहाँ पे हमारे जुड़ जाएंगे 3 CH3। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और यहाँ पे लग जाएगा N के साथ में हमारे 3 CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। और जब मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे तो जो हमको एक क्वाटनरी, यानी कि हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमें स्टार्टिंग याद है कि इधर हमें क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड चाहिए, तो वो हमारे यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब जब ये हमारा बन गया तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोलिन बोलते हैं। यानी कि यहाँ जो हमारा कोलिन बना है वो कैसे बना है, इथेनोकोअमीन के साथ में। अब जो कोलिन बन गया ना, इसको हम जोड़ देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में, जो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट था, जो हमने डायग्राम में देखा। यानी कि सिंपल यहाँ देखा जाए तो देखो सेरिन प्लस इथेनोकोअमीन, ये हमारा सेरिन और यहाँ से हमारे ये इथेनोकोअमीन, और इन दोनों ने मिलकर हमारा बना दिया कोलिन, और कोलिन के साथ मिल गया हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए यानी कि CH3COH। और जब ये मिल गया तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है, और यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ से हमारा एक H हटेगा और ये O के साथ में हमारा C जुड़ जाएगा। और ये C जब O के साथ में जुड़ेगा तो देखो क्या लगा, ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ का ये O था हमारा, O मिल गया, फिर हमारा बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरह हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको इसकी सिंथेसिस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कभी आगे भी आती है तो इसी तरह आप जो है इसको लिख के आ सकते हो। अब पहला हो गया हमारा ये बन गया। सेकंड हमारा आता है स्टोरेज, यानी कि अब ये बन तो गया लेकिन स्टोर कैसे होगा। तो जो हमारे न्यूली फॉर्म ACH होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं वेसिकल्स के अंदर, हमारे जो थैली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें स्टोर करने के लिए हमारा काम आता है वेसिकुलर ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ये जो एसिटाइल कोलिन हमारा बन रहा है, इनको इस तरह के वेसिकल्स के अंदर भर देते हैं। अब इनके अंदर भरने के भी एक रीजन होता है जो हम आगे देखेंगे। तो इनके अंदर हमारे ये भर जाता है और लगभग एक वेसिकल यानी कि जो हमारी एक थैली होती है इसके अंदर 1000 से लेकर 50,000 तक के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं
वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसके अंदर भरा जाता है जिससे ये हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, क्योंकि एसिटाइल कोलिन अगर हमारे खुले में रहेंगे तो वो हमारे यहाँ पे टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, खराब हो सकते हैं, इसीलिए हमारे इस तरह के थैली के अंदर बंद रहते हैं। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे स्टोरेज। अब भाई ये बात आती है कि अगर ये बंद रहेंगे तो अपना काम कैसे करेंगे, तो इनको अपना काम दिखाने के लिए देन होना होता है रिलीज। अब रिलीज होने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या होती है कि जैसे हमें लगता है जरूरत है, यानी कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक एजेंट में हमें कोई जरूरत पड़ती है, तो एसीएच इज रिलीज फ्रॉम द ग्रैन्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्व एक्शन पोटेंशियल एंड ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल वोल्टेज गेटर। यानी कि सिंपल क्या होता है कि अगर अब इन्हें यहाँ से निकलना होता है तो जैसे ऊपर से कोई भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा कि भाई अब इन्हें अपना एक्शन देना है, तो जब एक्शन देना है तो ये जो पूरा नर्व एंडिंग है ये हमारी एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के साथ साथ इसमें होती है कैल्शियम की इन्फ्लक्स, यानी कि कैल्शियम अंदर आएंगे, और जैसे ही कैल्शियम अंदर आते हैं ये जो हमारे होते हैं ये फ्यूज करके, यानी कि यहाँ से हमारे जो है बाहर ये जो हमारा पूरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, यानी कि ये वाली हमारी होती है प्री न्यूरॉन, ये हमारी होती है पोस्ट न्यूरॉन जहाँ रिसेप्टर जुड़े होते हैं, ये बीच के पूरे को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब ये जो हमारे पूरे के पूरे वेसिकल्स हैं, देखो पूरे के पूरे थैली के साथ यहाँ पे क्या होते हैं हमारे ये पूरे के पूरे यहाँ वेसिकल्स बाहर आ जाते हैं। अब जब ये हमारे यहाँ बाहर आ जाते हैं देन क्या करते हैं ये यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और जब ये यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं देन ये क्या करेंगे, अब अपना एक्शन देने की बारी है। तो जब ये रिलीज हो जाएंगे तब ये यहाँ पे हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूरा डाउट क्लियर किया था कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम हमारा काम करे तो उसको क्या करना होगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब रिसेप्टर को डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं करता, उसके अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। तो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होंगे देन वो अपना एक्शन देंगे, और रिसेप्टर को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुए हैं ये हमारे इन रिसेप्टर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, और बाइंड जब कर देंगे देन हमारे रिसेप्टर को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और जब ये हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे तब जाके हमें कोई भी जो अपना एक्शन देखने को मिलता है। यानी कि जो भी हमारे एक्शन है जो हमने अभी फर्स्ट पेज में पढ़े थे कि भाई आंख वाँख स्लड ये सारे हमने एक्शन पढ़े थे, वो हमें तब मिलेंगे जब ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा, तब जाके हमें एक्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे बात की जाए तो जो एम वाला हमारा रिसेप्टर होता है वो होता है जीपीसीआर वाला, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, हमने फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो जीपीसीआर के द्वारा हमारा फॉस्फोलाइपेज और एडिनल साइक्लेज के द्वारा पीआईपी3 इन सब के द्वारा हमारा रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें एक्शन प्रोड्यूस होगा। और जो हमारा एन वाला होता है वो होता है आयन गेटेड, यानी कि जब हमारे ये वाला एक्टिवेट होगा तो हमारे सेल्स के पास क्या होंगे, इस तरह से आयन गेटेड चैनल खुल जाएंगे, उसमें फिर हमारे सोडियम की एंट्री होगी, डिपोजिशन होगा, तब जाके हमें कोई एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह ये दोनों रिसेप्टर अपना काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि जैसे कोई भी हमारा आया उसने अपना काम किया यहाँ पे, ठीक है, मतलब पहले बना एसिटाइल कोलिन, फिर स्टोर हो गया वेसिकल्स के अंदर, देन वो हमारा रिलीज हो गया। रिलीज के लिए यहाँ मैंने लिख रखी पूरी बात है कि ये पूरा हमारे इस तरह रिलीज होगा, फिर स्टिमुलेट होगा, नर्व एंडिंग होगी, कैल्शियम अंदर आएगा, फिर हमारे जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा, उसके बाद जो वेसिकल्स है वो हमारे यहाँ से बाहर आ जाएंगे फ्यूज होके, और उसके बाद जो वेसिकल है वो अपना डिस्चार्ज करेगा कंटेंट यानी कि एसीएच को, देन ये एसीएच हमारे बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ में, और तब जाके जो है हमें अपना एक्शन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर एसीएच हमारा बाहर आ गया, यानी कि एसिटाइल कोलिन बाहर आ गया, अपना एक्शन दे दिया, अब अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो भाई एसिटाइल कोलिन तो अपना काम देता ही जाएगा, और जब ये जरूरत से ज़्यादा काम दे देगा एसिटाइल कोलिन, तो आपको पता है क्या होगा, हमारे में ओवर प्रोडक्शन होती है, हमारे में कोई नुकसान हो सकता है, कुछ भी टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। तो ये भी जरूरी है कि जब एसिटाइल कोलिन अपना काम कर दे देन इसको डिग्रेड किया जाए, यानी कि अब इसको रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए देन हमारा लास्ट स्टेज आता है कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कि अब इसको रोकना है। अब इसको रोकने के लिए हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं कोलिन एस्टरेज एंजाइम। अब जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है इनकी खासियत क्या होती है कि जैसे ही हमारा एसीएच इनको फ्री फॉर्म में दिखता है अपना काम करेगा, ये तुरंत उस एसीएच को पकड़ेंगे और उसको ब्रेक डाउन करना तोड़ देंगे, यानी कि एसिटाइल कोलिन को काट देंगे, यानी कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का कट जाता है, और जैसे एसिटाइल कोलिन कटेगा ये हमारा फिर से जो है कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले पिछली वीडियो मैंने एक बार ये पढ़ाया था तो किसी ने कमेंट की थी फीलिंग सैड फॉर एसिटाइल कोलिन, हम लड़के हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो चलो यहाँ पे मजाक की बात अलग हो गई। तो सिंपल यहाँ पे क्या है कि एंड में इसकी कैटाबॉलिज्म कैसे होगी कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ये डिग्रेड हो जाएगा, और जैसे ही डिग्रेड हो जाएगा ये हमारा कोलिन और एसिटिक एसिड दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि अब ये अपना कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब ये हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं करेंगे। तो देखा गया कि यहाँ पे इस तरह हमारा काम भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह हम अपने सारे के सारे फंक्शन समझते हैं कि बायोसिंथेसिस, स्टोरेज
स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो अगर मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करूंगा ओवरऑल, तो सिंपल क्या है कि सबसे पहले हमारा एसिटाइलकोलिन यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले लीवर के अंदर हमारी सेरिन मिलते हैं, एथेनकोबिन मिलते हैं और हमारे कॉलिन बन जाता है। और कॉलिन बन के क्या करेगा, हमारे कॉलिन ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा हमारी नर्व एंडिंग, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व एंडिंग है, इनके जो न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग है, इनके अंदर आके कॉलिन अंदर आ जाता है इस ट्रांसपोर्टर की मदद से। देन यहाँ पे वो मिलता है एसिटाइलकोएंजाइम ए के साथ में, और इसके साथ मिलके वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से हमारा एसिटाइलकोलिन बन जाता है। और जब एसिटाइलकोलिन बन जाता है देन ये हमारा वेस्कुलर के द्वारा क्या होता है, वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब एक बार स्टोर हो जाता है देन ये वेट करता है कि कब हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। और जरूरत जैसे ही हमको पड़ती है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक वाला एक्टिवेट होता है तो या पूरे में हमारा करंट आता है, तो जैसे इसमें करंट आएगा हमारे जो कैल्शियम है वो इसके अंदर आएंगे, और जैसे ही कैल्शियम अंदर आएंगे जो एसिटाइलकोलिन है, जो हमारे पूरा वेसिकल है, ये फ्यूज आउट हो जाता है, यानी कि हमारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे बाहर निकलेगा ये यहाँ से एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा। अब जैसे यहाँ रिलीज होंगे ये देन हमारे जो है रिसेप्टर यानी कि निकोटिनिक और हमारे मस्कैरेनिक पे जाके बाइंड करेंगे, और जैसे इनको बाइंड करेंगे ये इनको मतलब एक्टिवेट करेंगे। अब एम वाला हमारा जीपीसीआर के थ्रू एक्टिवेट होगा और जो एन वाला हमारा आयन चैनल के थ्रू, और जैसे ये एक्टिवेट होंगे हमारा जो एक्शन है वो हमें प्रोड्यूस देखने को मिलेगा। अब जब एक बार हमारा एक्शन हो जाता है देन क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन है उसकी होती है डिग्रेडेशन यानी कि कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म के लिए हमारा एंजाइम है कॉलिन स्टोरेज एंजाइम, ये क्या करेगा, इस एसिटाइलकोलिन को काट देगा और काट के हमारा कॉलिन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो दोनों है ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो अब फर्दर हमारा जो एसिटाइलकोलिन है अपना कोई भी एक्शन हमें शो नहीं करेगा, और इस तरह हमारा कंप्लीट एक तरह से साइकिल चलती रहती है। नए हमारे एसिटाइलकोलिन बनते रहते हैं और पुराने वाले डिग्रेड होते रहते हैं, और कंप्लीट हमारा एसिटाइलकोलिन या फिर बोले तो पैरासिम्पैथेटिक इस तरह काम करता है। बाकी पैरासिम्पैथेटिक के काम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, यानी कि जब ये ओवरऑल हमारी प्रोसेस हो रही थी तो इसमें जो हमारी एक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एक्शन हमारे इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब ये एक्शन अलग अलग कैसे होता है तो ये हमारी डिपेंड करते हैं रिसेप्टर पे कि कौन से रिसेप्टर पे कौन सा मतलब एसिटाइलकोलिन कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। अब देखो रिसेप्टर एक्चुअल में क्या होते हैं, तो हमने ये देखा कि कोई भी सिस्टम है अगर उसको अपना काम करना है तो रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और रिसेप्टर के ऊपर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा तभी वो एक्टिवेट होंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। अब जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, इसके अंदर भी हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज तो हो रहा है, लेकिन वो अपना एक्शन कब देगा, जब वो इन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। यानी कि जब हमने इसकी बायोसिंथेसिस या कैटाबॉलिज्म देखी तब भी हमने ये इंक्लूड किया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारा रिलीज होगा तो जब वो हमारे निकोटिनिक और मस्कैरिन यानी कि ये जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर है ना इन पे जाके बाइंड करेगा ना तभी अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो रिसेप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ अगर थोड़ा इनके बारे में बात करें, पढ़ तो हम वैसे ही चुके हैं कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर इन विच जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि जो हमारे यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है वो जब इनके ऊपर जाके बाइंड करेगा देन वो इनको इंड्यूस करेगा और तब जाके हमें कोई एक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। अब ये सिंपली हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है मस्कैरेनिक और एक हमारा होता है निकोटिनिक। अब जो मस्कैरेनिक है ये फर्दर हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, M1, M2, M3, M4, M5। अब इसके अंदर जो हमारे 3 है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ के देखना। अब बात करें निकोटिनिक की तो ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे एक हमारा हो जाता है NM और एक हमारा हो जाता है NN। तो ये हमारे 2 तरह के होते हैं, बाकी इनका कोई इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता है। यहाँ पे मेजर रोल है हमें इसी मस्कैरेनिक के M1, M2, M3 के बारे में देखने को मिलता है। तो इसलिए अभी बता रहा हूँ कि आप इन तीनों पे ज़्यादा फोकस डालना, बाकियों पे भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अब एक एक करके अगर दोनों के बारे में बात करें तो पहले अगर हम बात करें मस्कैरेनिक रिसेप्टर के बारे में तो ये हमने ऑलरेडी जान दिया कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर हमारा बिलोंग करता है GPCR को, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली को। अब इसको हम मस्कैरेनिक रिसेप्टर क्यों जानते हैं, क्योंकि जब जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग है वो जब इनके ऊपर बाइंड करता है, यानी कि ये जो हमारा मस्कैरेनिक है, तो जब कोई भी एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक रिसेप्टर ड्रग हमारा होगा वो जब M पे जाके यानी कि मस्कैरेनिक पे जाके बाइंड करेगा तब हमको जो एक्शन है वो मस्कैरिन जैसा मिलता है। अब मस्कैरिन एक्चुअल में क्या होता है, तो मस्कैरिन एक हमारा वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन होता है जो एक हमारा प्लांट होता है, मशरूम होता है, एक तरह से मशरूम का प्लांट है अमेनिटा मस्कैरिया, जो एक तरह से पॉइजनस माना जाता है, उससे निकल के आता है। और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मतलब यहाँ पे एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके जो ही एक्शन देगा वही एक्शन हमारे यहाँ पे एसिटाइलकोलिन देता है। नहीं समझे, चलो मैं सिंपली आपको बताता हूँ। तो जब यहाँ पे हमारी खोजबीन की जा रही थी, यानी कि जब हमारे एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक इन सब की खोजबीन की जा रही थी, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे ना उन्होंने क्या किया कि जैसे ये जो मशरूम है हमारा अमेनिटा मस्कैरिया, इसका जो मस्कैरिन हमारा नाम का ड्रग है, इसको जब इस्तेमाल किया गया ना तो इसने हमारी बॉडी में जाके क्या है कुछ एक्शन प्रोड्यूस किए, यानी कि उसने क्या किया हमारे हार्ट रेट को स्लो किया,
सिंपल है, हमारी जो स्मूथ मसल्स उनकी एक्टिविटी को बढ़ाया। और जब उसने ये काम किए तो भाई उन्होंने ये देखा कि ये काम तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक वाले हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जिन रिसेप्टर को जाके इन्होंने यानी कि मस्कैरिन ने बाइंड किया, उन्हीं का नाम इन्होंने मस्कैरिनिक रिसेप्टर रख दिया। और उन्होंने सिंपल बोला कि जो भी ड्रग हमारे मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक वाले होंगे और वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जाके एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह एक्चुअल में इनका नाम यहाँ पे पड़ गया। अब इसका सिंपल सा मैकेनिज्म देखा जाए तो जो हमारा एसिटाइलकोलिन है या कोई भी अदर ड्रग है जो हमारे इसी के जैसा है, वो हमारा मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद हमारे रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशन चेंज करेगा, जो हमने देखा था जैसे जीपीसीआर वाला। और जब चेंज करेगा तो हमें कोई भी एक्शन जो है प्रोड्यूस होगा। यानी कि सिंपल देखो, इसमें कोई ऐसा आता नहीं है रिसेप्टर के बारे में, आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ डिटेल में बता दे रहा हूँ। बाकी बात करें यहाँ पे तो जैसे हमारे जो 3 रिसेप्टर हैं, अब जीपीसीआर है तो जो हमारे M1, M3 और M5 जो 3 रिसेप्टर हैं, ये हमारे जीपीसीआर में आपने देखा था कि जी प्रोटीन हमारी 4 तरीके की थी, उसमें जो GQ वाली है ना उसको ये फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो GQ में क्या हो रहा था, हमारा जो फॉस्फोलाइपेज सी था ना वो एक्टिवेट हो रहा था। और इसके एक्टिवेट होने की वजह से हमारा IP3 और डेग ये दोनों बन रहे थे। और इनके बनने की वजह से हमारी जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो हमारी बढ़ रही थी और इसकी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्शन या सिक्रीशन देखने को मिल रही थी। तो ये बात आप क्लियर रखना कि जो कोई भी ड्रग हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अगर कोई भी ड्रग हमारा M1, M3 या M5 रिसेप्टर को अगर एक्टिवेट करता है, बाइंड होता है, तो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा और इसकी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन देखने को मिलेगी। भाई हद हो गई है, जैसे ही मैं पॉज करता हूँ कुत्ते चुप हो जाते हैं, जैसे ही मैं पॉज करना बंद कर दूं कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि रात का टाइम है भाई, वो तो भौंकने वाले हैं। तो अब हमारे जैसे M1, M3, M5 ये हमारे GQ को फॉलो करके फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं। उसी तरह जो हमारा M2 और M4 वाला रिसेप्टर है ना, ये हमारा GI को फॉलो करता है और ये हमारे जो एड्रिनल साइक्लेज वाला एंजाइम है उसको कम करेगा, जिसकी वजह से हमारी कैम की प्रोडक्शन भी कम होगी और हमारा हार्ट रेट भी कम होगा और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज कम होंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो M2 और M4 हमारे एक तरह से डिक्रीज करने का यहाँ पे सारा का सारा काम कर रहे हैं। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बेसिक आइडिया तो आपको हो गया होगा। तो अगर कोई ड्रग M1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है तो M1 जो रिसेप्टर है वो हमारे ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे बाइंड करता है, बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि हमारे जो पेट वगैरह वहां पे और हमारे CNS में एक्टिवेट होता है। अब ये इसका फंक्शन क्या होगा कि अगर कोई ड्रग हमारा M1 पे लगेगा तो एक तो वो हिस्टामिन को रिलीज करेगा, जो एंटी मतलब आपको पता है हिस्टामिन हमारा थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। फिर हमारे ये एसिड की सिक्रेशन को बढ़ाएगा क्योंकि गैस्ट्रिक में है तो हमारे HCl वगैरह की सिक्रेशन को बढ़ाता है। फिर हमारा क्या करेगा, CNS में है तो जो हमारे अफेक्टिव मतलब कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, जैसे हमें याद करने की क्षमता, बोलने की क्षमता या कुछ और काम में, तो ऐसे जो अफेक्ट करते हैं हमारी मेमोरी को, हमारी लर्निंग को और हमारे मोटर फंक्शन को क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा बढ़ाने का काम करते हैं। तो M1 एक्चुअल में क्या है, ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड और CNS में ज़्यादा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में तो एसिड सिक्रेशन को बढ़ाएंगे और CNS में तो हमारी मेमोरी और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ये समझ गए, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। बाकी देखो गैंग्लिया क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट हमारे जैसे M2 आता है, तो M2 जो रिसेप्टर है वो हमारा हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। अब आपने क्या देखा कि M2 यहाँ पे लगभग सब कुछ हमारे डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ड्रग हमारा M2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा तो M2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये हमारे हार्ट कंडक्शन को डिक्रीज करता है। यानी कि एक्चुअल में जो ये M2 रिसेप्टर है ये हमारे हार्ट की जो भी दिक्कत है वगैरह है उनको कम कर रहा है, हार्ट रेट को कम कर रहा है, हार्ट कंडक्शन को कम कर रहा है। और इसकी वजह से क्या है कि अगर कभी जो हाई BP वाला केस होगा तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। अब बात करें M3 की, तो M3 हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लंग्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स की, देखो जहां भी वर्ड स्मूथ मसल्स आए मतलब एक तरह से मान लो आपके गले वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो ये स्मूथ मसल से क्या होगा कि हमारी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा। इसके साथ में क्या करता है कि ये रिलीज भी करता है कुछ सलाइवेशन, जो हमने पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा था कि हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जो ब्रोंकिन की सिक्रीशन है उसको भी बढ़ाएगा। इसके अलावा क्या करता है कि ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड को भी रिलीज करता है, जो हमारा वेजोडाइलेशन कॉज करेगा। और इसके अलावा हमारा मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हेल्प करता है। इसके बारे में भी आगे मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल क्या है कि अगर कोई ड्रग हमारा M3 पे जाके बाइंड करेगा तो ये एक तो हमारा गले में एक तरह से मान लो गले में प्रेजेंट है, जो हमारा ट्रैकिया हो गया, लंग्स में, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। तो इन सब में क्या करेगा कि जो हमारे इधर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा यानी कि ट्रैकिया वगैरह। तो अगर किसी को भाई अस्थमा की दिक्कत है तो उसको M3 वाला रिसेप्टर ना दिया जाए, ठीक है। तो ये काम करेगा। बाकी वेजोडाइलेशन करेगा और मियोसिस करेगा। मियोसिस हमारी एक तरह से जो ग्लूकोमा में ऑपरेशन होता है उसमें हमारी आई को थोड़ा कंट्रैक्ट करता है, पुपिल को, तो हमारा ऑपरेशन अच्छे से हो पाता है। देन M4 हमारा ये हमारा CNS
सीएनएस और हार्ट दोनों में प्रेजेंट होता है। और ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये एक्टिवेशन ऑफ M4 रिसेप्टर इनहिबिट एसिटाइल कोलिन रिलीज, यानी कि ये एक तरह से उल्टा काम कर रहा है। हमने M4 में देखा था, तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को और ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो एक तरह से इनहिबिटरी नेचर का हो गया। और M5 हमारा सीएनएस में प्रेजेंट होता है, और सीएनएस में प्रेजेंट है तो ये हमारे डोपामिन के रिलीज को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकता है। और इन सबका एग्जांपल हमारे जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, मीथाकोलिन हो गया, बिथानिकॉल हो गया, ये सब हमारे क्या है जो एम रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है निकोटिनिक रिसेप्टर। अब निकोटिनिक रिसेप्टर हमारा आयन चैनल वाला रिसेप्टर होता है, जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, यानी कि कोई भी जैसे मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, तो इस तरह के हमारे आयन चैनल होते हैं। अब ये ओपन होंगे तो मान लो कैल्शियम की हमारी इन्फ्लक्स हो रही है, सोडियम हमारा अंदर आ रहा है, तो ये हमारे बंद होंगे तो ये नहीं आ पाता। इस तरह हमारे सिंपल काम करते हैं। कोलॉजी की सेकंड यूनिट जरूर देखना, उसमें हमने सब रिसेप्टर के बारे में डिटेल्स में बात की है। अब इसको निकोटिनिक रिसेप्टर नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई कोलिनर्जिक वाला ड्रग या न्यूरोट्रांसमीटर हमारा बाइंड करेगा तो ये निकोटिन जैसा मतलब एक्शन हमें प्रोड्यूस करेगा। अब निकोटिन क्या है, तो निकोटिन हमारा एक क्या है, सिंपल सा एक तमाकू लीव्स होती है जो निकोटिनिया तबाकम से हमारा पाया जाता है। अब ये एक्चुअल में क्या करेगा, हमारी बॉडी के यानी कि हमारे ब्रेन के प्लीजर सेंटर को स्टिमुलेट करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उसके अंदर निकोटिन पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, देखो हाईली एडिक्टिव होता है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो देखा होगा बहुत ज़्यादा मतलब सिगरेट वगैरह जब लोग पीने लगते हैं तो आदत हो जाती है, बार बार कुछ भी कर रहे हो उनको चाहिए भाई। लोग इवन अलग छत पे जा रहे हैं, टेरेस पे जा रहे हैं सिर्फ सिगरेट पीने के लिए, तो ये अलग से करना पड़ता है। तो बहुत गंदी आदत है, इसकी आदत प्लीज़ कोई भी ना डालना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये क्या होता है, इसको कंपेयर किया गया निकोटिन से कि अगर कोई निकोटिन लेता है तो उसके बाद जो उसको इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो इफेक्ट हमें तब मिलेंगे जब कोई भी ड्रग हमारा निकोटिन वाले रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा। इसी इसके नाम निकोटिन रिसेप्टर रख दिया गया। अब ये हाईली एडिक्टिव होता है और ये सिगरेट वगैरह में पाया जाता है जो हमारे माइंड को चेंज करता है। अब इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो जैसे एसिटाइल कोलिन वगैरह कोई भी हमारा ड्रग होगा वो जब निकोटिन रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा तो इसको एक्टिवेट करेगा तो हमारे जो आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही आयन चैनल ओपन होंगे हमारे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और इसकी वजह से हमें डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी एकदम एक्टिवेशन होगी और एक्साइटेशन। यही देखी होगी कि एकदम सिगरेट वगैरह पीते हैं एकदम बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीजर मूवमेंट आती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा आइंस का चैनल होता है, मतलब आइंस हमारे अंदर आने लगते हैं, डीपोलराइजेशन होता है और एक्साइटमेंट उनके ब्रेन को मिलती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब वो यहाँ पे यूज़ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अब ये फर्दर हमारे दो टाइप के थे, एक हमारा होता है एनएम। अब एनएम है तो इसको मसल्स हम बोल रहे हैं, तो ये एम मसल्स का मतलब क्या है कि ये हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं। अब जैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, अब न्यूरॉन्स हमारे न्यूरॉन से न्यूरॉन कनेक्ट, लेकिन जो एक न्यूरॉन हमारे क्या होगा मसल्स के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल्स या किसी के साथ जो इसको मूवमेंट कराएगा उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं। तो वहां भी हमारा जो एनएम वाला रिसेप्टर वो प्रेजेंट होता है। अब ये काम क्या करेगा, तो अगर कोई ड्रग हमारे एनएम वाले रिसेप्टर जाके बाइंड करेगा तो स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमारी जो कैटायनिक परमेबिलिटी है सोडियम और पोटेशियम की इनको इंक्रीज करेगा जिससे हमारे अंदर आएंगे। अब इस पे कौन से ड्रग लग सकते हैं, हमारा एसिटाइल कोलिन निकोटिन या हमारा फिनाइल ट्राइमिथाइल लग सकता है। अब जो हमारा एनएन वाला है निकोटिनिक रिसेप्टर, ये हमारा एड्रिनलिन मेडुलरी सेल में प्रेजेंट होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, गैंग्लियोनिक सेल में प्रेजेंट होता है ब्रेन में। अब ये डीपोलराइजेशन करता है यानी कि एक्टिवेशन करेगा, और एक और दूसरी रिसेप्टर जो हमारे कैटेकोलामीन्स थे सिंपैथेटिक वाले उसको भी ये सिक्रीट करेगा, यानी कि इसको भी एग्जांपल एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक या पिनाज़ापिन हो गया। तो एक तरह से उल्टा ही कर रहा है कि हमारे सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर रहा है, तो इस तरह ही हमारा काम करता है। तो ओवरऑल मैंने सबका एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट लिख दिया कि आपको याद रहे। तो M1 हमारा सीएनएस और गैस्ट्रिक ग्लैंड में, सीएनएस में तो कॉग्निटिव जो फंक्शन है लर्निंग वाले उनको याद रखता है, और गैस्ट्रिक में तो हमारे गैस्ट्रिक एसिड यानी कि एसिड वगैरह को सीक्रेट करता है। M2 हमारा हार्ट में है तो हार्ट रेट और कंडक्शन दोनों को डाउन करेगा। M3 हमारे स्मूथ मसल्स में, आइज में, ग्लैंड में, तो स्मूथ मसल्स में है तो हमें सिक्रीशन एक तरफ ये बढ़ाएगा जो हमने स्लट पढ़ लिया, सिक्रीशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन, और हमारे यहाँ पे डी से और था डाइजेशन जो हमारी डेफिनेशन में है, तो ये सब काम करेगा। बाकी स्मूथ मसल में तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और म्योसिस करेगा हमारी आंख के अंदर, यानी कि हमारे पुपिल को कांटेक्ट करता है। फिर एन हमारा ऑटोनोमिक गैंग्लिया में है, एड्रिनल मेडुला में है जो हमारे पोस्ट गैंग्लिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, और एनएम हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है जो हमारे स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आई होप अब आपको कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा। MN दो होते हैं इनके सब टाइप भी। अब देखो इसका फायदा क्या होता है कि अब हम जो है ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ड्रग कोई भी जैसे वाले इस वजह से किसी पे भी जाके लगेगा ना तो बस हमको पता चल जाएगा कि वो अपना एक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि M1 M2 से हमें क्या काम मिलता है। तो एक तरह से आपके आने वाले आगे के लेक्चरों में ये बहुत ज्यादा हेल्प करे। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट और उसके सार के बारे में, ठीक है। बाकी क्लासिफिकेशन और ड्रग्स के बारे में भी बात करेंगे।
तो देखो अगर आपने सिंपैथोमाइमेटिक पढ़ा है तो भाई सिंपल ही तो है, ये मान लो बस जहां जहां सिंपैथेटिक था वहां वहां पैरासिम्पैथेटिक जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिंपली बात करें तो जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है हमारा वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इधर आता है हमारा पैरासिम्पैथो और इधर हमारा आता है माइमेटिक। तो जो पैरासिम्पैथो वर्ड है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिनोट करता है और जो माइमेटिक वर्ड है वो हमारा कॉपी को करता है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हमारे वो एक्चुअल में ड्रग हैं जो हमारे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट को कॉपी करते हैं। यानी कि जो काम हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता था वही काम हमारे करेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। अब एक्चुअल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी या फिर क्या इशू हुआ, तो देखो हमने ओवरऑल अभी अच्छे से पढ़ा था कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन या ये सब कैसे हो रहा था। तो हमने क्या जाना था कि जैसे कोई भी हमारा जो एसिटाइल कोलिन है या कोई भी हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ से जा रहा था, ये हमने पूरा देखा। सैन ये पूरा बना, कॉलिन गया इधर गया, पूरा हमारा एसिटाइल कोलिन बना और हमारा इस तरह के बेसिकल्स के अंदर फॉर्म रहता है। और जब बेसिकल से बाहर निकलता है देन इधर आने के बाद अपने जब रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा तब अपना एक्शन शो करेगा। ये हमने पढ़ा है, एक रफ डायग्राम और यहाँ मैंने बना दिया। अब हमने क्या देखा था कि ये जो एसिटाइल कोलिन था ना, इसके लिए हमारा प्रेजेंट होता है एक एंजाइम कोलिन एस्टरेज एंजाइम। और ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम क्या कर रहा था कि वो इस एसिटाइल कोलिन को काट के इसको कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा था, जिससे एसिटाइल कोलिन अपना काम अच्छे से ना कर पा रहा था और पूरा खत्म हो जा रहा था, ठीक है। ये एंड में हो रहा था। लेकिन अगर वही मान लो कि ये जो हमारा कोलिन एस्टरेज एंजाइम है अगर ये एक्टिवेट हो गया ज़्यादा या इसमें ताकत ज़्यादा आ गई या कोई और वजह हो गई और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एसिटाइल कोलिन है जो यहाँ पे था वो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं हो पा रहा और उसी से पहले ही यानी कि बाइंड होने से पहले ही जो हमारा कोलिन एस्टरेज एंजाइम है वो इस एसिटाइल कोलिन को ले रहा है हाथ में और इसको तोड़ मरोड़ के कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो भाई क्या होगा, तो भाई सिंपल सा फंडा है कि अगर एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं करेगा तो हमें कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर पे बाइंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी रीजन से क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोलिन हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं हो पा रहा, पहला रीजन तो यही हो गया कि जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है वो इसको क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, कैटाबोलाइज कर रहा है और इसको कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है एसिटाइल कोलिन की वो कम हो गई हो। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है यानी कि हमने क्या देखा था, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसके इधर हमारा कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है तब जाके हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं। अब मान लो कैल्शियम हमारे अंदर नहीं आ पा रहे या कोई और रीजन हो गया हमारा एसिटाइल कोलिन कम आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक्शन कम देखने को मिलेगा और हमारे लिए जो एक्शन थे भाई वो भी जरूरी थे। यानी कि हमने क्या देखा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारे लिए कितने सारे काम करता है, हमने ये देखा। अगर अब इनमें से कोई भी काम हमारे लिए कम होगा तो हमें दिक्कत होगी, तो उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए हम लेके आते हैं यहाँ पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। अब ये एजेंट को हम यहाँ पे ड्रग्स भी बोलते हैं। तो ये ड्रग्स एक्चुअल में क्या करेंगे, ये ड्रग्स सेम काम करते हैं जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन काम करता है। यानी कि जब एसिटाइल कोलिन इन ड्रग पे ऊपर जाके बाइंड करेगा तब जो अपना एक्शन देगा वही सेम काम हमारे ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी अपना काम करते हैं। तो अब अगर किसी भी रीजन से हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता या अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो हम क्या करेंगे, बाहर से एसिटाइल कोलिन जैसे ही कुछ ऐसे ड्रग देंगे जो जब यहाँ पे मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर जाके बाइंड करेंगे तो अपना एक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह देंगे। यानी कि जो यहाँ पे ये काम हमको दिख रहा था कि हमारे हार्ट रेट को कम करना, हमारे बीपी को कम करना, हमारे पिपिल को कॉन्ट्रैक्ट करना, यूरिनेशन को बढ़ाना या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करना, ये सारे के सारे काम हमारे वो वाले ड्रग भी करेंगे। तो यही कहलाते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो अगर सिंपल डिफाइन करें तो इसको एक तो हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नाम से भी जानते हैं। एगोनिस्ट हम जानते हैं कि ड्रग के जैसा सेम जो काम करे उसको एगोनिस्ट बोलते हैं और कोलिनर्जिक वर्ड हमारा पैरासिम्पैथेटिक से कनेक्टेड है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स नाम से भी जानते हैं। अब सिंपल डिफाइन करें, दीज आर दोज ड्रग्स या एजेंट विच स्टिमुलेट और मिमिक द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करेंगे, ये हमारा रिलैक्सेशन कॉज करेंगे यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट वाला, हमारे स्ट्रेस को कम करेंगे और हमारी एनर्जी को कंजर्व करेंगे। या और बोला जाए तो दीज आर दोज केमिकल एजेंट या ड्रग विच कॉपी द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो एजेंट है ये हमारे क्या करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेंगे एन और एम के ऊपर और अपना एक्शन शो करेंगे। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारे जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि जो एसिटाइल कोलिन है उसके जैसा काम करते हैं। तो वही हमारे ये कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम वगैरह पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हो गया पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट।
अब इसके क्लासिफिकेशन से पहले हम क्या करते हैं, इसका सार को समझ लेते हैं, क्योंकि सार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हमने टिप्स ट्रिक मेमोरिक सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं। अब सार एक्चुअल में क्या होता है, हमने पहली बात कर ली कि जैसे सिंपल मान लो कि ये हमारे पास कोई भी एक ड्रग या टैबलेट है और ये हमारी क्या है, ह्यूमन बॉडी है। और जब हमें बॉडी में क्या करते हैं, कोई भी ड्रग को देंगे तो किस लिए देते हैं, हमारी बॉडी में क्या हो, कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिले, यानी कि हमको एक एक्टिविटी मिले। जैसे मान लो हम अगर पैरासीटामोल भी खा रहे हैं तो इसीलिए खाते हैं कि हमारा फीवर कम हो जाए। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारा ड्रग है इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। मान लो ये ड्रग है, इसमें हम कुछ भी फेरबदल करते हैं, कुछ नई चीज जोड़ते हैं या नई चीज घटाते हैं, तो यहाँ पे जो ये ड्रग अपना एक्शन दे रहा था, इस एक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्शन हमारा बढ़ेगा या एक्शन हमारा घटेगा, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कि स्ट्रक्चर हमारा ड्रग का, एक्टिविटी हमारी बॉडी के ऊपर, यानी कि जब स्ट्रक्चर को हम बदलेंगे ड्रग के तो हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्हीं दोनों के बीच के रिश्ते को, रिलेशनशिप को हम यहाँ पे सार बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड है, इट इज स्टडी ऑफ हाउ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंसिंग इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि कैसे किसी भी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। द स्मॉल चेंज इन अ ड्रग स्ट्रक्चर कैन इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर इफेक्ट, यानी कि सिंपल वही बोले जा रहा है कि जो हमारा ड्रग है उसका छोटा सा चेंज भी हमारा क्या कर सकता है, हमारे ड्रग के एक्शन को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है, कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है। अब सार के लिए हम एक जनरल ट्रिक जानते हैं कि हमें क्या करना है, एक पहले सिंपल सा डायग्राम बना देना जो जनरल हो, देन हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन यानी कि चेंज कर सकते हैं और फिर हमें बस चेंज लिखते जाना है। तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लिया एसिटाइल कोलिन का, ये क्यों, यही हमारा एक मेन ड्रग है जिसका सार हमारे लिए पूछा भी जा सकता है और पूरा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट को एक तरह से मिमिक करता है, कॉपी करता है। तो जो एसिटाइल कोलिन है उसके डायग्राम या स्ट्रक्चर में सिंपल देखें तो एक हमारे पास होता है क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे 4, यानी कि 1 2 3 4 लगा है, पॉजिटिव साइन लगा है और 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड। नेक्स्ट बीच में हमारी होती है इथाइलिन की चेन। अब जो इथाइलिन की चेन है इसमें हमारे 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये जो पहला, अब देखो ये हमारा मेन ग्रुप हो गया, तो इसके साइड वाले कार्बन को हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके साइड वाले इधर कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन हो गया। अब इसके साथ में यहाँ पे हमारा लगा होता है एसिटाइल ग्रुप, ये पूरी को हम एसिटाइल ग्रुप बोलेंगे। और ये जो अगर आप इसको उठा के देखोगे, सिंपल अगर इसको उठा के देखोगे, यानी कि अगर मैं बनाऊं तो कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर O, तो ये हमारी होती है ईस्टर बॉन्डिंग। तो ये हमारी ईस्टर बॉन्ड, यहाँ भी हम कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अगर केमिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है वो हम 3 जगह कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एसिटाइल ग्रुप, यानी कि ये दिख रहा होगा। अब इसके अंदर एक और हमारे जो ईस्टर लिंकेज होती है इसको भी देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारी आती है इथाइलिन चेन, जो आपको यहाँ दिख रही होगी अल्फा बीटा वाले, या इसको इथाइलिन ब्रिज भी बोल देते हैं। देन थर्ड हमारे पास आता है क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा N के ऊपर 3 है। ठीक है, देखो मैं आपको इतना सिंपल बता रहा हूँ, बस आप याद करते जाओ, एक बार करके देखोगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिटाइल ग्रुप, यानी कि जो हमारा पहला ग्रुप है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये बोला जाए कि जो हमारे ये एसिटेट ग्रुप है, यानी कि CH3COA लगा है, अगर हम इसको चेंज करके इसमें कार्बोमेट ग्रुप लगा देते हैं। देखो कार्बोमेट ग्रुप क्या होता है कि यहाँ पे NH3 है और C डबल बॉन्ड O और C है, यानी कि सब कुछ सेम है। जो हमारे यहाँ CH3 था उसकी जगह हमारा NH3 लग जाता है, तो ये हमारा कार्बोमेट ग्रुप लग जाता है। तो ये बोलते हैं कि अगर मैं इस एसिटेट की जगह यहाँ पे कार्बोमेट वाला ग्रुप लगा देता हूँ तो मेरी एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरा कंपाउंड और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल सिंपल क्या है कि अगर हम यहाँ पे कार्बोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोकॉल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, देखो क्या ऊपर N यहाँ सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यानी कि ऊपर का सब कुछ सेम है, बस हमारे यहाँ CH3 की जगह क्या है, यहाँ पे NH2 लग गया है। तो इतना अगर हम चेंज कर देते तो हमारा बन जाएगा कार्बोकॉल, और ये हमारा क्या है, ज़्यादा मोर स्टेबल और ज़्यादा एक्टिविटी वाला कंपाउंड है। तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है आगे बात करेंगे, बाकी ये हमारा ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो पहला सब्स्टिट्यूशन हमने क्या फायदे वाला किया कि हमने यहाँ पे क्या कार्बोमेट ग्रुप लगा दिया, तो हमको और ज़्यादा फायदा हो गया। नेक्स्ट क्या है कि जो रिप्लेसमेंट है हमारा ईस्टर ग्रुप का, यानी कि ये जो हमारा है बाई ईथर या फिर कीटोन ग्रुप, यानी कि ये जो हमारा ग्रुप है, अगर हम इसको यहाँ या यहाँ से अगर कुछ भी बदलते हैं तो हमें केमिकली स्टेबल या पोटेंट कंपाउंड देखने को मिलता है, जिसकी कोलिनेरिक एक्टिविटी भी लगभग कुछ ना कुछ होगी पर स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो अगर ये हम लगाते हैं, जैसे एग्जांपल बीटा मिथाइलकोलिन ईस्टर ग्रुप हो गया। तीसरा ये बोले जा रहा है, यानी कि जो हमारे ये हमने बनाए, देखो हम कुछ भी बना रहे हैं, हमारे जो लिंकेज है ना, ईस्टर लिंकेज है, ये हमारी जिंदा है। तो यहाँ ये बोले जा रहा है, थर्ड बात इसमें बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप में, कि अगर हमारी ये ईस्टर लिंकेज हट जाती है तो ये हमारे लिए बाइंडिंग और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको हम बदलते हैं या इसको रिमूव करते हैं तो एक तरह से हमारा कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये जो ईस्टर लिंकेज है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको
इसको नहीं हटाना है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाली यहाँ पे बात होगी। तो सब्सटीट्यूशन हमने एसिटाइल कंपाउंड पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इथाइलिन चेन, यानी कि ये जो हमारी चेन है इसके ऊपर हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारी क्या करती है कि आइडियल जो लेंथ है, यानी कि यहाँ पे जैसे 2 कार्बन लगाए तो हम यहाँ पे एक और CH3 लगा सकते हैं। तो जो आइडियल लेंथ है वो हमारी 2 कार्बन की होनी चाहिए। तो 2 कार्बन हमारे लिए आइडियल माने जाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं तो ये मान लो भाई काम हमारा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब ये हमारे रिसेप्टर बाइंडिंग को काफी इफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ थोड़े बढ़ाते जाएंगे तो ये कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि हमारा M है, एक हमारा N है, तो किस पे जाके ज्यादा बाइंड करेंगे ये हमारे इसके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। और यही तो सार है कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिंपल हमने क्या देखा कि CH3 था, हमने यहाँ CH3 की जगह हमने NH2 लगा दिया, तो हमारे ये कंपाउंड और ज्यादा एक्टिवेट हो गया। और ज्यादा एक्टिवेट की वजह से हमको ज्यादा स्टेबल और ज्यादा पोटेंट सब्सटेंस देखने को मिला। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज करने का फायदा हो गया। इसमें हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि हमारे ये रिसेप्टर बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। यानी कि पहली बात ये है कि अगर यहाँ 2 हमारे कार्बन लगे, अगर हम इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारी एक्टिविटी डाउन होगी, तो हमें ये बढ़ाना नहीं है, हमारा सिंपल है। सेकंड बात क्या है कि हम ब्रांच कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो अगर मैं क्या करता हूँ कि जो जो अल्फा कार्बन है, अगर यहाँ पे मैं कोई सब्सटीट्यूशन या कोई ब्रांचिंग ऐड करता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ ऐड करूँ, तो मेरी जो एक्टिविटी है वो निकोटिनिक के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन जो मेरी एक्टिविटी मस्कैरेनिक के लिए वो मेरी यहाँ पे घट जाएगी। तो सिंपल उल्टा हिसाब है, अगर मैं क्या करता हूँ अल्फा कार्बन पे कोई सब्सटीट्यूट जोड़ता हूँ तो मेरी जो एक्टिविटी है वो N के लिए बढ़ जाएगी, M के लिए घट जाएगी। वहीं उल्टा जो मेरे बीटा कार्बन है, अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई CH3 या कुछ ऐसा ग्रुप जोड़ता हूँ तो मेरी जो एक्टिविटी मस्कैरेनिक के लिए वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो निकोटिनिक के लिए वो मेरी घट जाएगी। तो इस तरह ये मेरे यहाँ पे सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये बीच वाला सब्सटीट्यूशन यहाँ भी समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, सब्सटीट्यूशन ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड। अब जो क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड है, यानी कि N के ऊपर यहाँ पे चारों तरफ लगा हुआ है, सॉरी दोस्तों बार बार लाइट परेशान कर रही है। तो यहाँ पे सिंपल क्या देखा हमने कि ये जो क्वार्टनरी कंपाउंड यहाँ लगा है जिसमें N के साथ यहाँ पे 4 है, यानी कि प्लस साइन भी है, ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, यानी कि नेसेसरी फॉर बाइंडिंग टू N एंड M रिसेप्टर। यानी कि ये हमारे दोनों के लिए जरूरी है कि हमारा N और M दोनों रिसेप्टर पे बाइंडिंग के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम रिप्लेसमेंट ऑफ अमोनियम ग्रुप बाई अदर ग्रुप, यानी कि कई बार देखा होगा कि जैसे इसी के जैसा कोई और बायो स्टेट्स मिल जाता है, तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं ना भाई, हमारी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो हमें ये तो मान लो कि हमें ये वाला जो ग्रुप है अमोनियम वाला ग्रुप है, इसको हमें हटाना ही नहीं है। अब जैसे हम इसको सल्फोनियम से या फॉस्फोनियम से अगर हटा देते तो हमारी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। अब सेकंड बात है रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 1 मिथाइल ग्रुप ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम ग्रुप लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब इसको ना किसी ने मिसअंडरस्टूड समझ लिया, यानी कि पिछली बार मैंने आपको समझाया था तो किसी को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है, जैसे ये CH3 ये थी, ये लगा है, ठीक है, तो एट लीस्ट यानी कि एक हमारे पास CH3 ग्रुप तो यहाँ होना चाहिए। यानी कि अगर ये तीनों हैं तो हमारे लिए एक्टिविटी और अच्छी है, लेकिन अगर मैं किसी एक CH3 को यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरी एक्टिविटी कम हो जाएगी, मैं इधर से हटा देता हूँ तो मेरी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर मैंने तीनों हटा दिए तो मेरी एक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब किसी ने क्या देखा कि जैसे हम जो कार्बोकॉल था उसमें हमने यहाँ पे CH3 हटा के NH2 लगा दिया, तो वो बोल रहा था कि सर एक्टिविटी कम होनी चाहिए। हमारी जो CH3 है वो बात हो रही है क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड में, तो अगर इनके अंदर से CH3 हटता है ना तब एक्टिविटी कम होगी, अगर इससे हमारे ये हट के कार्बोमेट लगता है तब तो एक्टिविटी बढ़ रही है ना। हमें मेन यहाँ पे बात हो रही है इसमें, ये भी देखा करो कि कौन से वाले टर्म के अंदर क्या बात हो रही है। तो क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड के अंदर ये बात हो रही है कि अगर यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, और अगर बिल्कुल हटा दिए तो बिल्कुल कम हो जाएगी। अब यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि अगर हम इसमें और ज्यादा बढ़ा, यानी कि जैसे यहाँ पे CH3 लगाए, अब मैं क्या करूँ इसकी जगह मैं थोड़ा और बड़ा, मैंने मान लो CH2 CH3 या और कुछ जोड़ दिया, आइसोप्रोपाइल जोड़ दिया, तब भी मेरी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो सकती है, क्योंकि फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि ज्यादा बड़े ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी और कोई ग्रुप अपना काम नहीं करेगा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एकदम ऑप्टिमम, यानी कि जितना है उतना ही हम इसको रखें, जिससे हमें एक ऑप्टिमम और अच्छी एक्टिविटी मिलेगी। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे 3 था, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो मेरी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हमें ये नहीं करना है। तो आई होप ये हमारा पूरा का पूरा सारा आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके लिए मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मेमोनिक्स बना रखा है, अब ये हेल्प से ही लिया है गूगल से। तो यहाँ पे क्या है, नीम BMS, क्या है दोस्तों, नीम BMS। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, बाकी इसको याद कैसे करोगे कि जो आपका नीम BMS है वो कैसे है, तो पैरासिम्पैथेटिक सार का राज इसी में छुपा है, यानी कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक का सार है उसका जो राज है वो हमारा इसी में, यानी कि नीम BMS में ही छुपा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल कैसे याद रखेंगे, N फॉर हमारा होता है जो सोडियम वाला, सॉरी यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन वाला क्वार्टनरी ग्रुप है ना, वो हो गया। शायद मैं N को सोडियम सोडियम बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा माफ करना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज होता था। बाकी N वाला पूरा N फॉर हमारा नाइट्रोजन होता है, और जो NH बड़ा
आता है वो हमारा अमोनियम के लिए आता है। तो जो हमारा अमोनियम क्वाटनरी ग्रुप है, यानी कि ये जो पूरा है ना, ये हमारा इसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए, रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए, तो इसको हम हटा नहीं सकते। तो पहला एन से मैं ये समझ आया। फिर ईथे हमने देखा इथाइलिन ब्रिज, यानी कि हमारे यहाँ पे देखो, यानी कि इससे समझोगे ये एन आ गया तो ये हमारा पूरा एक्टिवेट है। ई फॉर हमारा इथाइलिन ब्रिज आता है, तो आपको पता है कि 2 कार्बन हमारे लिए बेस्ट होते हैं, तो हमें ये आइडियल है। फिर हमारा ई ये ईस्टर चेन के लिए आता है, तो जो ईस्टर ग्रुप है वो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी नेसेसरी है, वो होना चाहिए। देन एम हमारा आता है मिथाइल और बीटा कार्बन, यानी कि ये जो बीटा कार्बन इसमें मिथाइल, तो अगर हम बीटा कार्बन में मिथाइल जोड़ते हैं तो हमारी जो मस्कुलिन की सिलेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। यही हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग करते हैं तो हमारी मस्कुलिन के लिए एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हमें यही यहाँ पे देखना था। वही हम बात करें अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर और बल्क बढ़ाते हैं, यानी कि इसके ऊपर बल्क बढ़ाते हैं, तो ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमारी जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। वहीं जो हमारा मॉडिफिकेशन है, अगर कार्बोमेट, यानी कि जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में देखा कि अगर हम इधर कार्बोमेट लगा देते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, तो हमारी जो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, हमको एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। देन एस हमारा होता है साइज मैटर, यानी कि साइज भी मैटर करता है, तो कोई भी हमें बड़ा ग्रुप नहीं लगाना है, कोई नो एरोमेटिक और कोई एरोमेटिक या लार्ज सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं लगाना है, वो हमारी एक्टिविटी को कम कर सकता है। तो इस तरह आप अगर इस नाम को, यानी कि नीम बीएमएस को याद करते हो, तो आपको जो है सबका एक कंप्लीट सार याद रहेगा और आप इसको अच्छे से करके आ सकते हो। तो आई होप अब आपको जो है सार अच्छे से जो है याद रहेगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। अब देखो जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है ये एक्चुअल में हम वैसे तो 2 ही क्लास में डिवाइड करेंगे, इसको हम साथ में लिख लेते हैं क्योंकि कहाँ डालें तो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 2 क्लास में हमारा ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक डिफाइन होता है। एक हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। जो डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है वो तो सिंपल हमारे यहाँ पे 5 होते हैं, इसमें एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन जो हमारा इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा, फिर कार्बोकॉल हो गया ये हमारा सबसे इंपोर्टेंट है, फिर हमारे यहाँ पे बीथानिकॉल हो गया, मीथाकॉलिन हो गया, पिलोकार्बिन हो गया, ये नाम याद कर लेना। बाकी इसमें सबसे इंपोर्टेंट हमारा कार्बाकॉल स्टार ड्रग हो गया, तो इसके बारे में हम डिटेल में सिंथेसिस वगैरह सब बात करेंगे। देन हमारा जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा आता है रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट और दूसरा आता है इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। तो जो रिवर्सिबल है इसके अंदर हमारा फाइटोस्टिग्माइन आता है, नियोस्टिग्माइन आता है, और इसमें जो नियोस्टिग्माइन है ये बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार ड्रग है, तो इसकी हमें सिंथेसिस मैकेनिज्म सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा पायरिडोस्टिग्माइन हो गया, एड्रोफोनियम क्लोराइड हो गया, टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, या एम्फिनोमिक क्लोराइड हो गया। इरिवर्सिबल के अंदर हमारा आइसोफ्लोरेट आते हैं, इकोथायोफेट आयोडाइड आते हैं, पैराथियोन आते हैं या फिर मेलाथियोन आते हैं। अब हम बात करें थर्ड हमारा आता है कॉलिन एस्टरेज रिएक्टिवेटर, तो ये हमारे वैसे इसका पार्ट नहीं है लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा प्रेलिडॉक्सिन क्लोराइड आता है, एक ही ड्रग आता है। अब हमें क्या पता है कि जो हमारा कार्बाकॉल और नियोस्टिग्माइन है ये स्टार है, तो इनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, बाकी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो वैसे हमने पहले ही मेडिकम कवर किया, आपको पता होगा, तो सब में हमने थोड़ा थोड़ा बात किया था। यहाँ हम इंपॉर्टेंट बेस पे बात कर रहे हैं, तो हम कार्बाकॉल और नियोस्टिग्माइन इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके ना तीनों का एक तरह से जान लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है। तो हमने क्या देखा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कॉपी करते हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन की तरह काम करेंगे। अब हमने यहाँ क्या देखा कि ये हम यूज ही कब कर रहे थे, जब हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो अच्छे से काम ना करे, या जो हमारा एसिटाइल कोलिन है इसको क्या करता है कि जैसे जो एसिटाइल कोलिन है ना, इसको हमारा कोलिन एस्टर जो एंजाइम है वो इसको पकड़ के तोड़ देता है कोलिन और एसिटिक एसिड में, और हमारा ये इनएक्टिवेट हो जाता है, अपना काम नहीं करता। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कैसे हैं? डायरेक्ट एक्टिंग वाला पहले क्या आता है कि अब वही जो एसिटाइल कोलिन है वो तो आ नहीं पा रहा क्योंकि वो तो यहाँ पे कट गया, तो वो अब जो है एम और एन पे जाके बाइंड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग वाले ड्रग है वो ने मतलब ही नहीं है भाई इनसे, वो क्या करेंगे खुद आएंगे और खुद जाके क्या करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके बाइंड कर जाते हैं। तो भाई उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे एम और एन पे आके बाइंड करेंगे और बाइंड होने के बाद जो है इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करके जो अपना एक्शन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, यानी कि कोई काम नहीं करना, सिंपल ही हमारे रिसेप्टर के पास जाके खुद बाइंड करके रिसेप्टर को एक्टिवेट करके अपना एक्शन शो कर देते हैं। ये डायरेक्ट एक्टिंग हो गया। सेकंड हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली हमारे इन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे। ये इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करते हैं कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन को रोक रहा था तो वो क्या करेगा, वो उस कोलिनेटरेज एंजाइम को जाके रोक देगा, और जब ये एंजाइम हमारा रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा एसिटाइल कोलिन था उसका अमाउंट हमारा बढ़ने लगेगा, और देन एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ से खुद जाके बाइंड करके अपना एक्शन देगा। यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो क्या कर रहे हैं, वो खुद रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं कर रहे हैं, वो हमारे कोलिनेटरेज एंजाइम को जाके खत्म कर दे रहे हैं, और जब ये हम खत्म हो जाएगा तो जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो कोलिन और एसिटिक एसिड में चला जाएगा। यानी कि सिंपल मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट एक्टिंग मान लो हम लोग इंसान है और इनडायरेक्ट एक्टिंग मान लो भगवान है। डायरेक्ट एक्टिंग क्या कर रहा है कि जैसे इंसान क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद कर देंगे, कुछ भी कहाँ भी होंगे। भगवान कहते हैं कि मैं आपको बेटा सही रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी मैं चाहता हूँ कि आप खुद लायक बनो तो आप वो काम करो। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या कर रहे हैं कि वो कोलिन एंजाइम को जाके बस मार दे रहे हैं, यानी कि जो रुकावट था बीच में उसको रोक दे रहे हैं, और एसिटाइल कोलिन को बोल रहे हैं कि बेटा अब तुम जाके अपना काम
काम करो तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, यहाँ से जब वो यहाँ पे टूटेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो एसिटाइल कोलिन जाके खुद यहाँ जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा और रिसेप्टर को एक्टिवेट करके अपना एक्शन शो करेगा। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। तो सिंपल बात करें, दीज आर दोज ड्रग्स और एजेंट विच डायरेक्टली बाइंड विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जो हमने बात की एनएनएम के साथ में, और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है एग्जांपल एसिटाइल कोलिन का। तो एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, CH3C11O CH2 और N के साथ हमारा ये जुड़ा है। अब ये हमारा क्या है कि इट इज अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। ये हमारा एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। इट इज पावरफुल बट इट्स एक्शन इज डिस्ट्रक्टेड बाय कोलिनेटरेज। अब देखो एसिटाइल कोलिन भी हमारा पावरफुल है, लेकिन हमने क्या देखा कि एक एंजाइम है कोलिनेटरेज एंजाइम, और इसने एसिटाइल कोलिन की जिंदगी खराब कर रखी है। जहां भी देख रहे हैं तो क्या लिखा है कि ये पावरफुल है, लेकिन इसका जो एक्शन है वो कोलिनेटरेज एंजाइम के द्वारा डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, थोड़ा नुकसान है। बाकी ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो इट इज वाइडली यूज एज आई ड्रॉप टू कॉज मियोसिस, ड्यूरिंग सर्जरी एंड रिकवरी के टाइम पे मियोसिस कराता है। फिर यूज एज वेजोडाइलेटर एंड कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा, यानी कि हार्ट रेट को कम करेगा, वेजोडाइलेट करेगा। उसके बाद यूज्ड इन अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर डिसीज में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया एसिटाइल कोलिन के बारे में। अब देखो इसके बारे में अगर डिटेल में आता है तो स्टार्टिंग में हमने पूरा पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन को कैसे बनाते हैं, सेरिन और ये सब मिलकर बनाते हैं, कैसे टूटता है, कैटाबॉलिज्म पढ़ी थी, कैसे स्टोर होता है वेसिकल्स के अंदर, कैसे रिलीज होता है इंपल्स के द्वारा, सब कुछ हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। तो आप वहां से जो है लिख के आ सकते हो अगर एसिटाइल कोलिन के ऊपर डिटेल में आ जाता है तो। अब नेक्स्ट हमारा आता है कार्बाकोल। इसके बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पूरा सार वगैरह मतलब इसकी सिंथेसिस भी लिखनी है। तो जो कार्बाकोल है इसको हम जो है कार्बामाइल कोलिन नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारा एक सिंथेटिक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। देखो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट एक्टिंग और सिंथेटिक है, यानी कि केमिकल तरीके से पूरा बनाया जाता है, नेचुरल नहीं है। एसिटाइल कोलिन नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिंथेटिक है। बाकी ये हमारा क्या करता है, इट मिमिक्स, यानी कि ये हमारे मिमिक करता है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को। कैसे करेगा, हमारे मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करके। अब अगर कार्बाकोल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखो आपको याद करने पड़ेगा, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जो हमारा एसिटाइल कोलिन था क्वाटरनरी कंपाउंड कंपाउंड से 4 इथाइलिन ब्रिज था 2 कार्बन का, और ये हमारा ईस्टर बॉन्डेज होगी, और यहाँ पे NH2 लग जाता है CH2 की जगह, और ये हमारा बहुत ज़्यादा पोटेंट भी सब्सटेंस बनता है, हमने सार के अंदर ही पढ़ा था। तो इसको हम कार्बाकोल बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला लिख के आता है ना C6H15 ये, और 182.65 ग्राम पर मोल होता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब ये जो कार्बाकोल है ये कार्बाकोल क्लोराइड की फॉर्म में होता है, तो बहुत तरफ आपको C6H15Cl N2O2 नाम से भी देखने को मिल जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि जो कार्बाकोल है वो काम कैसे करता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये तो हमको वैसे ऑलरेडी पता चल गया कि जो कार्बाकोल है हमारा वो डायरेक्ट एक्टिंग है। तो डायरेक्ट एक्टिंग है तो सिंपल काम क्या करेगा, वो हमारे इन दोनों रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कैसे, तो इट बाइंड टू बोथ मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एंड आल्सो वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये कैसे करता है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जब कार्बाकोल है, कोई इसमें बेसिक ऐसी कोई गणित नहीं लगानी है, कोई मैथ नहीं लगाना, सिंपल सा है, बाइंड टू 2 रिसेप्टर। तो जब ये हमारा मस्कैरिनिक पे बाइंड करता है तो हमारा M1 से 5 तक तीनों तरफ बाइंड करेगा। तो कैसे काम करता है, तो पहला काम करता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन का, यानी कि मियोसिस करता है। अब मियोसिस एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो जैसे जब ऑपरेशन वगैरह हमें करना होता है, जैसे एक बच्चे का डाउट शायद आया था ये वाला, कि ये बोल रहा था कि सर हमें जब ग्लोकोमा या किसी का ऑपरेशन करना होता है आंख का, यानी कि एक्चुअल में जब हमें किसी भी आई का ऑपरेशन करना होता है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो आई है वो डायलेट हो जाए, यानी कि हम उसको बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जो हम ग्लूकोमा वगैरह का ऑपरेशन करता है ना, तो जो आइरिस वगैरह है ना, वो हम चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे। उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं कि हम जब ये वाले ड्रग देते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक वाले ड्रग हैं, एसिटाइल कोलिन है या कार्बाकोल है, वो क्या करते हैं हमारे प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि सिकोड़ देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा लेंस हो गया और जो हमारा आइरिस हो गया वो हमारा एक तरह से फिक्स हो जाता है। और जब वो फिक्स हो जाता है, हमारा जो प्यूपिल है वो थोड़ा टू स्मॉल हो जाता है। इस वजह से जैसे मान लो ये हमारी आंख है, तो हमारी जो प्यूपिल है ये हल्की से पतली हो जाएगी, तो हमें जो इंट्राऑक्यूलर वाला पूरा सिस्टम है अच्छे से मिल जाएगा, और हम जो ऑपरेशन ग्लूकोमा का करना है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस को हम यहाँ पे मियोसिस बोलते हैं। तो अगर कभी भी अब आगे मियोसिस आएगा, आप समझ जाओगे कि ये हमारा क्या है, आंख की मतलब आंख के प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारा लेंस और आइरिस फिक्स हो जाएं और हम ऑपरेशन वगैरह अच्छे से परफॉर्म कर सकें, सर्जरी परफॉर्म कर सकें। सेकंड काम होता है इंक्रीज सिक्रीशन। अब हमने ये पहले ही पढ़ा कि हमारे सैलाइवेशन को बढ़ा देता है, टीयर्स लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारे आंसू निकलते हैं, और हमारे पेट के अंदर जो एसिड सिक्रेशन है उसको भी ये बढ़ाने का काम करेगा। थर्ड हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, तो हमारे यूरिनेशन को इंक्रीज करेगा, यूरिनेशन कराता है। देन आता है स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को कम करेगा, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। देन हमारे स्मूथ मसल में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि जो जो हमने उधर काम पढ़े थे पूरे काम हमारे इधर जोड़ दिए, क्योंकि मस्कैरिनिक वाला ये सारा काम करता है। बाकी हमारे निकोटिनिक में जब हमारा बाइंड करेगा कार्बाकोल, तो
निकोटिनिक के अंदर दो काम होंगे। पहला होता है गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन, सेकंड होता है स्केलेटल मसल एक्टिवेशन। अब ये रेयर केस में होता है। और एक और बात, जब निकोटिनिक रिसेप्टर को जाकर अगर कार्बोकॉल को बाइंड करना है तो इसको जो है हाई डोज चाहिए, यानी कि ये लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। अब देखो गैंग्लियन एक्चुअल में क्या होता है, तो जो गैंग्लिया वर्ड है ना वो न्यूरॉन के ग्रुप को बताया गया है। और जब एक न्यूरॉन हमारा क्या करता है, एक्टिवेट करके दूसरे के पास पहुंच जाता है, तो ये पूरा हमारे एक तरह से गैंग्लियन का जंक्शन कहलाता है, यानी कि एक तरह से क्या है, सिग्नल ट्रांसफर स्टेशन है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे में जा रहा है। तो जो निकोटिनिक पे अगर जाके बाइंड करता है तो ये जो चीज़ है ना ये हमारी बढ़ जाती है। और यही चक्कर है कि जो हमने निकोटिनिक में पढ़ा था कि जो निकोटिनिक का एनएन वाला था, यानी कि जो गैंग्लियन वाला था, वो हमारा सिंपैथेटिक के जो कैटेकोलामीन्स थे, यानी कि एपिनेफ्रिन, उनके रिलीज को बढ़ा रहा था, क्योंकि ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है पूरे इस सिग्नल को। इसीलिए इसके लिए ड्रग हमारे बनाए भी नहीं गए और बहुत ही कम होते हैं, और इसीलिए निकोटिनिक हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे था कि मस्कैरिनिक का मेन काम था, वो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा देख लिया। बस निकोटिनिक का ये है कि वो हमारे स्केलेटल मसल एक्टिवेशन को भी बढ़ाता है, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी कंट्रोल करता है। ये एक इसका काम हमारा होता है। तो कार्बोकॉल हम यहाँ समझ गए, यानी कि कैसे क्या काम करता है। अब इसके सिंथेसिस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं कॉलिन क्लोराइड। अब कॉलिन क्लोराइड में हमने कॉलिन का स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ा था कि एन के साथ हमारा ये लगा होता है CH2CH2 और OH लगा होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉस्जिन को ले लेते हैं। अब वैसे हमारे ये कार्बोमेन क्लोराइड के साथ भी बनता है, लेकिन हम यहाँ फॉस्जिन लेंगे, जिसमें हमारा क्या होता है C। अब C के साथ डबल बॉन्ड O है। अब एक Cl हमारा इधर लगा है और एक Cl हमारे यहाँ पे इधर लगा है। तो हमें क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे जोड़ना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में कि एक Cl हमारा हट जाएगा, मान लो ये वाला Cl हट गया और इधर से एक H हमारा हट जाएगा। और जब ये हटेगा तो HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया, यानी कि सिंपल HCl बाहर निकल गया। अब देखो क्या जुड़ा, ये हमारा कंपाउंड सेम है, ये हमारा CH2CH2 सेम है, यहाँ पे दो CH2 एक मिस हो गया था, लिख देना। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा COOH है, सॉरी ये वाला CO हमारा, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, यही तो कह रहे हैं। देखो ये CO हमारा लग गया, तो एक CO ये है और एक O तो हमारा पहले से था ना, यहाँ से केवल H ही तो निकला, तो एक OH हमारा यहाँ से आ गया और जो बचा हुआ Cl था वो हमारा यहाँ से लग गया। यानी कि अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे जोड़ के तोड़ के दिखाऊं तो यहाँ पे एडिशन एक्चुअल में कैसे हुई है कि हमारा ये वाला Cl निकल गया था, तो ये Cl हमारा यहाँ था, ये डबल यहाँ था और इधर हमारा ये डार्कली O जुड़ा है, तो ये O जुड़ा है और बाकी हमारा CH2 था। तो देखो इस तरह हमारा ये पूरा जुड़ा है। बाकी अब क्या है, जो Cl हमारा ये था, अब COO को यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया और ये CH2 यहाँ पे हमारा 2 है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे था। तो इस तरह एक इंटरमीडिएट बन के हमारे यहाँ तैयार हो जाता है। तो आई होप अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसकी हम रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे और सिंपल सा आपको बताया कि अब हमें ये Cl को हटाना है और Cl को हटा के हमें यहाँ NH2 जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो ये हमारा सेम है, CH2 सेम है, यहाँ पे OCO जो हमारा ये था इसको हमने यहाँ इस तरह बना दिया यहाँ पे, और ये Cl हट के हमारे यहाँ से NH2 जुड़ गया और हमारा बन जाता है कार्बोकॉल। अब कार्बोकॉल हमारे यहाँ पे क्या है, इसकी जो हमें लग जाता है। अब यहाँ से हमारा जो है HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो HCl हमारे यहाँ बाहर निकल जाता है। अब इसको लिख भी, दो लाइन आप लिख के बैठ जाना कि फर्स्टली जो कॉलिन क्लोराइड है वो रिएक्ट करता है फॉस्जिन के साथ में, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है और उसको फर्दर हम रिएक्ट करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमें जो है कार्बोकॉल देखने को मिल जाता है। तो दो लाइन लिख के आता होगी तो सिंथेसिस आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये सिंपल हमारे यहाँ सिंथेसिस हो जाती है कार्बोकॉल की। बाकी अब बात करेंगे हम इसके यूजेस के, तो देखो ये हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करेगा और एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा मियोसिस था उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, और जो मियोसिस है ये हमारे ग्लूकोमा को मैनेज करने में या ट्रीट करने में हेल्प करता है, यानी कि ओवरऑल वही सारा काम है। इसके अलावा जो हमारा ये कार्बोकॉल है ये हमारे बोवल मोटिलिटी को भी स्टिमुलेट करता है, और ये हमारे जो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस होते हैं, यानी कि एक तरह से टेम्पररी लॉस हो जाता है हमारे बोवल मूवमेंट का सर्जरी के बाद में, उसको भी ट्रीट करता है। और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो हमारा GI सिक्रेशन था उसको बढ़ाता है और हमारे मूवमेंट को भी इंक्रीज करेगा। तो वैसे तो इतने सारे काम थे, ये आपने यहाँ देख ही लिए होंगे, आप लिख के आराम से आई जाओगे। तो ये था हमारा पूरा कार्बोकॉल के बारे में। अब देखो सबके बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि हम स्टार वाले देख रहे हैं, एक और हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में। तो इसके बारे में मैंने आपको सिंपल ये बता दिया कि ये हमारे वो ड्रग हैं, वो क्या करेंगे, वो इन पे जाके डायरेक्टली बाइंड नहीं करेंगे, वो हमारे कोलिन एस्टर एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देंगे। और इसको इनहिबिट करने का फायदा ये होगा कि अब जो एसिटाइल कोलिन है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, जब एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो यहाँ जाके बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और इसको हम जो है एंटी कोलिन एस्टरेज नाम से भी जानते हैं। एंटी वर्ड होता है अपोज करना और कोलिन एस्टरेज यानी कि ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम को जाके मारते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल मतलब हो गया। अब दीज आर दोज ड्रग विच डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन रिसेप्टर, ये वो ड्रग है जो हमारे रिसेप्टर पे जाके डायरेक्टली बाइंड नहीं करते। इट इनहिबिट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय इनहिबिटिंग एसिटाइल, यानी कि ये जो हमारी हाइड्रोलिसिस हो रही थी एसिटाइल कोलिन की, यानी कि ये जो हमारा टूट रहा था उसको इनहिबिट करते हैं। अब उसको इनहिबिट कैसे करते हैं, ये जो हमारा एंजाइम था उसको इनहिबिट करके। ठीक है, तो हैंस ये क्या करेंगे, हमारी ओवरऑल जो एसिटाइल कोलिन है उसकी लाइफ को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि एसिटाइल कोलिन की लाइफ को इंक्रीज कर देंगे। और जब
एसिटाइल कोलिन की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो अपना ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब ये हमारा सिंपल दो तरीके का हो सकता है, एक होता है हमारा रिवर्सेबल इनहिबिटर, एक होते हैं इरिवर्सेबल। अब रिवर्सेबल में सिंपली क्या देखा कि दीज आर दोज ड्रग्स विच बाइंड इरिवर्सिबली टू द एसिटाइल कोलिन एसिड, यानी कि सिंपल क्या है कि ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन सॉरी हमारे जो कोलिन है ना, इस पे जाके ये रिवर्सेबल तरीके से बाइंड होता है, यानी कि अगर एक बार ये बाइंड होगा तो बाद में रिमूव भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंटली इसके ऊपर बाइंड होगा इसको ब्लॉक कर देगा, तो अगर एक बार बाइंड होगा तो रिमूव भी हो सकता है। और ये सही भी है, क्योंकि ये नहीं कि एक बार लगे तो पूरा एंजाइम ही खत्म कर दिया, बाइंड हो रहे हैं तो रिमूव भी हो जा रहा है, जिससे ये आगे भी काम दे सके। तो ये हमारा क्या है, बाइंड हो जाता है। अब ये बाइंड कैसे होता है हम आगे मैकेनिज्म समझ लेंगे। तो रिवर्सिबल के अंदर भी हमारे दो ड्रग आते हैं, फाइटोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन, आगे भी आते हैं लेकिन हमें डिटेल में जो है नियोस्टिग्माइन के बारे में बात करनी है। तो पहले हम बात करें अगर फाइटोस्टिग्माइन के बारे में, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा CH3NH, ये हमारा पूरा ईस्टर लिंकेज है और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़े अटपटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, मैनेज आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा मियोटिक एजेंट की तरह काम आता है जो मियोसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेगा जो ग्लूकोमा में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नियोस्टिग्माइन के बारे में, इसी के बारे में लगभग सारा कुछ आएगा। तो नियोस्टिग्माइन क्या है, एक हमारा रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टेरॉइड एजेंट होता है जो इनडायरेक्ट एक्टिंग वाला होता है। अब ये करता क्या है, तो वही आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में कि इट इनहिबिट एसिटाइल कोलिन एस्टेरॉइड एंजाइम, जो हमारा एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। यानी कि सिंपल अगर हमारा ये एंजाइम खत्म हो जाएगा तो इसका लेवल ऑटोमेटिक हमारा बढ़ जाएगा। अब ये कैसे करता है, तो पहले हम देखेंगे जो नियोस्टिग्माइन है उसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक पूरी फिनाइल रिंग है और इस फिनाइल रिंग के साथ में हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये पूरा ईस्टर ग्रुप है और एन के साथ यहाँ पे हमारे दो लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, यानी कि दो तरफ, यानी कि ये जो हमारा इधर आपको दिख रहा था कि NH ये पूरा एक लग गया था नियोस्टिग्माइन में, और जो हमारा ये था यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिंगल था, यानी कि N के साथ CH3 था, यानी कि NH2 था। यहाँ हमारा N के ऊपर भी दो लग गया और यहाँ N के साथ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड तो है। तो अब ये काम कैसे करता है, तो देखो सिंपल हम क्या देख रहे थे कि जैसे कोई भी एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ जाके इस पर बाइंड करना होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या एंट्री होती है एसिटाइल कोलिन एस्टेरॉइड एंजाइम की, और ये एंजाइम क्या करेगा कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ के कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। अब फिर हमने एंट्री कर दी यहाँ पे नियोस्टिग्माइन की। तो जब नियोस्टिग्माइन हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, ये बाइंड कर जाता है हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टेरॉइड एंजाइम के ऊपर। अब जो एसिटाइल कोलिन एस्टेरॉइड एंजाइम है ना, इसके पास दो साइड होती हैं, एक होती है एनायनिक साइड, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन एंजाइम है वो एनायनिक साइड यानी कि Na पॉजिटिव वाली, ठीक है, और एक हमारे पास होती है ईस्टरिक साइड होती है, और ईस्टरिक साइड में हमारा सेरिन यहाँ पे यानी कि इस तरह का हमारा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी हो जाती है एनायनिक साइड और ये हो जाती है ईस्टरेडेटिक साइड होती है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा था कि ये जो एसिटाइल कोलिन है ना, इसके ऊपर दोनों तरफ से जाके बाइंड कर जा रहा था, यानी कि ये अमोनियम साइड भी हमारी इधर जुड़ जा रही थी और ये भी इधर जुड़ जा रही थी। तो अब इसको रोकने के लिए नियोस्टिग्माइन क्या करता है कि नियोस्टिग्माइन भी इसके दोनों तरफ जाके बाइंड कर जाएगा। तो नियोस्टिग्माइन का ये जो पॉजिटिव वाला एरिया है ये बाइंड कर जाएगा हमारा इसकी एनायनिक साइड पे जाके, और जो दूसरा वाला एरिया है ये बाइंड कर जाएगा हमारा ईस्टरिक साइड पे जाके, और इस चक्कर में हमारा क्या होगा कि इन दोनों के साथ मिलके हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है कार्बोमाइलेटेड ACHE, यानी कि यहाँ पे ACHE है पूरा का पूरा एसिटाइल कोलिन एंजाइम है, ठीक है। तो इसके साथ पूरा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इनएक्टिव होता है, यानी कि अब ये अपना कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा एंजाइम है ये अब अपना कोई भी एक्शन नहीं देगा, और जब ये अपना कोई एक्शन नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम बिकम टेम्परेली इनएक्टिव, और जब एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ये स्टिमुलेट हो जाएगा एक्यूमुलेशन की वजह से, यानी कि यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, और जब एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो ये हमारे स्टिमुलेट करेगा M और N रिसेप्टर को, और उसके बाद हमको जो है असर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह ये मैकेनिज्म हमारे यहाँ पूरा का पूरा काम आता है। अब देख लेते हैं कि नियोस्टिग्माइन हमारा एक्चुअल में बनता कैसे है। तो नियोस्टिग्माइन बनने के लिए हमारे कुछ यहाँ प्रोसेस आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं 3-डाईमिथाइल अमीनोफिनॉल। क्या लेते हैं? अमीनोफिनॉल। तो यहाँ पे देखो ये हमारा N लगा है तो इसको 3 यहाँ 3 पोजीशन पे, डाईमिथाइल 2 लगा है, और अमीनोफिनॉल यानी कि अमीन के साथ फिनॉल लगा है तो ये अमीनोफिनॉल हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ करवाते हैं डाईमिथाइल कार्बोमोइल क्लोराइड के साथ में। अब ये कार्बोमोइल एक्चुअल में क्या होता है, देखो कार्बामोइल, जहाँ भी कार्बामोइल आ जाए सिंपल समझ लेना कि यहाँ पे जो CO है ना इसके साथ यहाँ पे एक तो Cl लगा है क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे NH2 जरूर लगा होगा। अब यहाँ पे N के साथ में ना 2 मिथाइल ग्रुप लगे इसलिए इसको डाई मिथाइल बोलते रहे हैं। तो यहाँ पे Cl C++O N और CH3 ये लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हम किसी बेस के साथ में कराएंगे। तो अब देखा जाए, देखो सबसे सिंपल तरीका सिंथेसिस का क्या होता है, आप जो आपने स्ट्रक्चर देखा है आप क्या करो उस स्ट्रक्चर के आगे, यानी कि सॉरी ये स्ट्रक्चर था तो इसके ये आगे वाला पार्ट पीछे वाला दोनों ले लो और दोनों को जोड़ने का काम करो। तो हमारा जो ये था इसके आगे वाला पार्ट हमने इधर ले लिया 3-डाईमिथाइल अमीनोफिनॉल। देखो लगभग सब कुछ सेम है हमारा,
हमारा, और इधर हमने ये वाला दूसरा पार्ट ले लिया डाई मिथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड। अब इसको बेस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, एन हमारा इधर लग गया, ये पूरा जुड़ गया, और ओ से एच हमारा हटेगा, ये एच हटेगा, ये Cl हटेगा और HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये सी हमारा डायरेक्टली इस ओ के साथ जुड़ जाएगा। तो सी जुड़ गया, डबल बॉन्ड, ये पूरा बन गया। तो ये हमारा बन जाएगा 3 यानी कि 3 पोजीशन पे डाई मिथाइल कार्बोमॉक्सी एन एन डाई मिथाइल, यानी कि यहाँ एन एन 2 मिथाइल है तो एन एन डाई मिथाइल हो जाएगा। तो ये बन गया इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी कराते हैं मिथाइलेशन, यानी कि अब हम देखा जाए तो लगभग सब कुछ पूरा है, बस एक इधर हमें जरूरत है मिथाइल की। तो हम यहाँ मिथाइलेशन करा देंगे CH3Br के साथ में, और जब कराएंगे तो CH3 हमारा एक यहाँ पे जाके जुड़ेगा, और जब यहाँ जाके जुड़ेगा तो N के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो Br है वो इधर लग जाएगा और हमारा बन के तैयार हो जाता है नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड। तो आई होप अब आपको जो नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, 3 डाई मिथाइल अमीनोफिनॉल, यहाँ पे हमने मिला दिया डाई मिथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड, ये मिलेगा, HCl बाहर निकलेगा, ये सी इधर जुड़ेगा, ये पूरा बन गया। देन मिथाइलेशन करा के एक CH3 इधर जोड़ के हमारा पूरा का पूरा नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड बन के तैयार हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी है जो आप लिख के आ सकते हो। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज यूज टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन, यानी कि ये जो हमारा है ये मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और फंक्शन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो मिस्थेनिस ग्रेविस एक बीमारी होती है उसमें भी हमारे क्या ये ट्रीटमेंट करता है। अब ये भी मैंने लिख दिया कि जो मिस्थेनी या ग्रेविस है इसमें क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है और रैपिड फैटिक मतलब जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा काम किया है बहुत जल्दी थकावट होगी। तो उसमें भी ये हमारे जो यहाँ पे नियोस्टिग्माइन है वो हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे ग्लूकोमा में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करेगा, मियोसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे बोवल मोटिलिटी को भी स्टिमुलेट करेगा, जिससे हमारा डाइजेशन रेट तभी तो बढ़ता है ना जब हमारे अंदर की मोटिलिटी मतलब बढ़ जाएगी। तो ये होता है। अब हमारे यहाँ पे थर्ड आता है इसी के अंदर का पार्ट आता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी कि ये जो हमारे इरिवर्सिबल वाले हैं। अब ये जो इरिवर्सिबल है ना, इसी को हम जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंपल फंडा हो गया। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट ये वो ड्रग होते हैं जो हमारे जो एसिटाइल कोलिन एंजाइम है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं परमानेंटली या फिर काफी लंबे टाइम तक के लिए, यानी कि दीज आर दो ड्रग विच बाइंड इरिवर्सिबल बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू द एक्टिव साइड, जो हमारे एस्टेरिक साइड होती है उस पर ऐसे बाइंड कर जाते हैं। यानी कि जब मैंने आपको नियोस्टिग्माइन का भी यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो अगर मैं इसी में आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं तो मैकेनिज्म कहाँ गया, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो एसिटाइल कोलिन एंजाइम जो एंजाइम है इसकी जो एस्टेरिक साइड थी ना वहाँ पे ये हमारा बाइंड हो रहा था रिवर्सिबली, यानी कि बाइंड हो रहा था, हट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा है यानी कि जो रिवर्सिबल वाले हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बाइंड हो जाता है। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड हमारा सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो जब इधर बाइंड हो जाता है तो ये क्या करते हैं, हमारे एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं हमारे बहुत लंबे टाइम तक के लिए। अब ये हमारा कुछ दिनों से कुछ हफ्ते तक भी हो सकता है, यानी कि अच्छे खासे टाइम के लिए हमारे इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आइसोफ्लोरेट फ्लोरोफॉस्फेट हो गया, तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, आप याद कर लेना। देखो लगभग सब कुछ सेम है, CHO CH3 CH3 CHO CH3 CH3, बीच में बस P लगा है हमारा फॉस्फेट के लिए, डबल बॉन्ड O और एक हमारा F लगा है। अब ये हमारा म्यूटिक एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करेंगे जो ग्लूकोमा के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल और देखा जाए इसके अलावा जैसे इकोथियोपेट आयोडाइड हो गया या पैराथियोन या मेल्थियोन हो गया, इसके बारे में इतना नहीं आता। अब इसके नुकसान क्या होते हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। अब जैसे ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है ना, ये जब इधर बाइंड कर जाएगा तो हमें लंबे टाइम तक के लिए हमारे एंजाइम को रोक देगा, और जब लंबे टाइम तक हमारी एंजाइम रुक जाएगा तो जो हमारी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद भी हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारा, क्योंकि भाई हमारा ये एंजाइम रुक गया तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, और जब एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा, और जब एसिटाइल कोलिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देखो क्या क्या कर सकता है हमारी बॉडी में, प्यूपिल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होगी, हमारा हार्ट रेट बिना मतलब के BP लो रह सकता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सैलाइवा सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि अगर लंबे टाइम तक के लिए हमारे ये होता है तो एसिटाइल कोलिन ये काम भी कर सकता है। और इसके अलावा एसिटाइल कोलिन एक काम और करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो निकोटिनिक का जो NM वाला रिसेप्टर था वहाँ जाके बाइंड करके क्या करेगा, आपकी मूवमेंट एक्स्ट्रा करवा देता है। तो ये भी हमारे नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो ये इरिवर्सिबल वाले हैं इनको कम ही इस्तेमाल किया जाता है, बाकी बनाए गए हैं इमरजेंसी केस के लिए, तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कहलाते हैं। अब हमारा एक थर्ड और एक और अलग तरीका यहाँ पे आता है क्लास, वो हमारी आती है कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर। अब बोलोगे कि सर अब तक सब जो है इस एंजाइम को रोक रहे थे, ये रीएक्टिवेटर्स एक्चुअल में यहाँ पे क्या आ जाता है। तो देखो सिंपल सा मतलब ये है जो मैं बता रहा था कि जैसे मान लो हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट थे, यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़े थे, वो हमारे कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को क्या कर रहे थे,
कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्ड करके इसको इरिवर्सिबल तरीके से क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, यानी कि एक तरह से रोक दे रहे थे। अब अगर ऐसा कभी हो जाता है तो हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में नुकसान हो सकते हैं। और इस पूरे केस को हम यहाँ क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बोल देते हैं। यानी कि पॉइजनिंग बाई ऑर्गेनोफॉस्फेट का मतलब क्या है कि जो आपने इरिवर्सिबल वाले इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट खाए हैं, जिनको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट बोलते हैं, अगर उनको आप ले लेते हो तो वो क्या करते हैं, आपके इस एंजाइम को परमानेंटली या इरिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। तो आपका एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो उस केस में हम ऐसे ड्रग लेते हैं जो क्या करेंगे, जो ये परमानेंटली ब्लॉक हुआ है ना, इसको ठीक कर सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा ये काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर। यानी कि जब ये एक बार हमारे ब्लॉक हो गए हैं इरिवर्सिबल, देन हम क्या करेंगे, इसको दोबारा रीएक्टिवेट करते हैं। यानी कि दोबारा, अब इसको नॉर्मली हम यूज नहीं करते, क्योंकि भाई अगर हम इन ड्रग को यूज कर रहे हैं तो भाई हमें इसको रोकना है। तो हम इसको डायरेक्टली वाले से रोक सकते हैं, इनडायरेक्ट वाले से रोक सकते हैं, रिवर्सिबल वाले से रोक सकते हैं। लेकिन अगर कभी ज़्यादा हो गया तब हम रीएक्टिवेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन हमने बिना मतलब कि अगर मान लो बिना पॉइजनिंग के रीएक्टिवेटर को यूज़ कर लिया तो ये हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और देन हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि हमारा एसिटाइल कोलिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हम इनका इस्तेमाल कब करेंगे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाई ऑर्गेनोफॉस्फेट, या फिर किसी सल्फोनेट की वजह से, या फिर कोई एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर जो इरिवर्सिबल वाला होता है, इसकी वजह से हो सकता है। तो इसमें एक ही एग्जांपल हमारा है प्रेलिडॉक्सिन क्लोराइड है। अब ये सिंपल क्या करेगा, इट रीएक्टिवेट द एंजाइम बाय बाइंडिंग टू द एनायनिक साइट ऑफ एंजाइम। तो सिंपल क्या है, कैसे हमारा जो ये था, यानी कि जो हमारा इरिवर्सिबल वाला था ऑर्गेनोफॉस्फेट थे, वो हमारे स्टेरिक साइड पे लग के इसको परमानेंट एक तरह से इरिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक कर रहे थे, यानी कि इसको डीएक्टिवेट कर रहे थे। तो वहीं जो हमारे कोलिन स्टर रिएक्टिवेटर हैं, ये क्या करेंगे, हमारे एनायनिक साइड पे लगेंगे और इस साइड पे आके इनको एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे। और जो फॉस्फेट ग्रुप हमारा सेरिन पे लगा है, यानी कि इधर साइड से आएंगे, और जो स्टेरिक साइड पे हमारा जो पी ग्रुप लग गया, जो इसको पूरा ब्लॉक कर रहा है, फॉस्फोराइज कर रहा है, उसको हटा के इसको दोबारा से एक्टिवेट करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, इट reactivate the enzyme by binding to the anionic site of enzyme and displace the phosphate फ्रॉम द सेरेन रेजिड्यू। जो हमारा सेरेन रेजिड्यू है उसमें से हमारे फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। अब ये सिंपली कब इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। तो इस वाली ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पूरा इसी के। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, और इसी के साथ हमारी आज की यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। अब देखो, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को हम जो है कोलिनोलाइटिक एजेंट नाम से भी जानते हैं। अब अगर इसके मतलब यहाँ जाने तो जो कोलिनोलाइटिक है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा आता है कोलिनो, और लाइटिक का मतलब होता है एक तरह से ब्रेक डाउन करना या फिर कुछ तोड़ना, और एजेंट हमारे ड्रग्स होते हैं। अब जो कोलिनो वर्ड है ये हमारे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर से कनेक्टेड होता है। और अब ये जानते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट या अपना वो काम कैसे दिखाता है, जब वो रिलीज करता है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को। और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का सबसे बेस्ट या सिंगल एग्जांपल कौन है, एसिटाइल कोलिन है। तो हम क्या देख रहे थे कि पैरासिम्पैथेटिक अपना काम कब देगा, जब जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज होगा और वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। जैसे हमने यहाँ देखा था कि एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा था, यहाँ पे पूरा रिलीज होगा, और जब वो रिसेप्टर पे जाके लगेगा तब अपना कोई एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब जो कोलिनोलाइटिक एजेंट है ना, ये एक्चुअल में क्या कर रहे थे कि ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन है जो यहाँ पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था, ये उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं, एक तरह से ब्लॉक करते हैं। यानी कि सिंपल बोले जाए तो कोलिनोलाइटिक एजेंट सिंपली हमारे वो एजेंट है जो हमारे एसिटाइल कोलिन या जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक वाले, उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं या एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं। अब इसीलिए हम इसको जो है एंटी कोलिनर्जिक या फिर एंटी मस्करेनिक एजेंट नाम से भी जानते हैं। क्यों, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। अब समझते हैं कि भाई आखिर इसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो देखो, हमने सिंपल बात की थी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब हमने ये कब देखा था, जब हमने ये देखा कि पैरासिम्पैथेटिक हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो ये अपने एक्शन कर रहा है। अब किसी रीजन से अगर ये जो अपने एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ये अगर कम हो जाते हैं, तब उस टाइम क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ ऐसे ड्रग देते हैं जो एसिटाइल कोलिन की तरह अपना काम करेंगे, जो रिसेप्टर के बाद जाके बाइंड करेंगे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब जो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है ना, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको याद करने में आसानी हो कि अब मान लो कि ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, ज़्यादा अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और जब ये अपना ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगा तो आप उस टाइम पे जानते हो कि भाई हमें क्या चाहिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए होमोस्टैसिस। अगर कोई भी जो सिस्टम है वो अपना फंक्शन अगर ज़्यादा दिखाएगा, हमारे लिए वो भी नुकसानदायक है।
कम दिखाएगा वो भी नुकसानदायक है। तो अगर जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अगर अपना एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारे लिए दिक्कत है, तो उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंट कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को। और ये एजेंट एक्चुअल में क्या करते हैं कि ये जब एजेंट मान लो हमने यहाँ पे दिए तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या करेंगे कि ये यहाँ पे आएंगे और ये जो अपने रिसेप्टर है यानी कि मस्करेनिक और निकोटिनिक इन दोनों को जाके ब्लॉक कर देंगे। और एक बार अगर ये दोनों के दोनों रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो भाई एसिटाइल कोलिन इनके ऊपर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब तक आपको पता है कि रिसेप्टर पे कोई ड्रग आके बाइंड नहीं होगा हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा और वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे जो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो एक्चुअल में हमारे रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देंगे और इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या है कि अब एसिटाइल कोलिन अपने यहाँ पे कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। और हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो पैरासिम्पैथेटिक हमारा ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो अब वो धीरे धीरे हमारा नॉर्मल हो जाएगा और हम यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। तो अगर हम सिंपली इनके बारे में बात करें तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर आल्सो नोन एज एंटी कोलिनर्जिक। देखो एंटी का मतलब होता है यहाँ पे अपोज करना और कोलिनर्जिक का सिंपल मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है या ये हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये हमारे वो ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपोज कर रहे हैं, एक तरह से उसको रोकने का काम कर रहे हैं। अब इसको एंटी मस्करेनिक एजेंट नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर है वो मस्करेनिक और निकोटिनिक दो रिसेप्टर हैं। अब ये जो ड्रग है ये मेनली इन दोनों को जाके ब्लॉक करते हैं। अब मेनली जो हमारा एक्शन है हमने क्या देखा वो हमें मस्करेनिक से मिलता है। तो ये जो हमारे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं ये मेनली हमारे मस्करेनिक वाले रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इनको हम जो है एंटी मस्करेनिक एजेंट नाम से भी जानते हैं। और सिंपल वर्ड है दे टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट मस्करेनिक रिसेप्टर इन द नर्वस सिस्टम। यानी कि ये ड्रग मेनली हमें इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि हम मस्करेनिक वाले रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर सके। और सिंपल बोले तो दीज आर दोज एजेंट और ड्रग व्हिच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर इनको जाके ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को जाके रोक देते हैं। अब जो बात मैंने आपको बोली थी वही यहाँ लिखा है कि देखो ये सब हमारे हैं तो ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे तो अब एसिटाइल कोलिन यहाँ जुड़ के अपना एक्शन नहीं दे पाएगा। अब समटाइम क्या होता है जैसे हमारी एक्सेस रिलीज होती है एसिटाइल कोलिन की और इसके एक्सेस रिलीज की वजह से हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे इंक्रीज होता है, सलाइवा ज़्यादा आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं ये ड्रग लेंगे और हमें इसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एट्रोपिन हो गया, डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया। अब सबसे पहले हमें बात करनी है इसके सार के बारे में, क्योंकि ये भी हमारा आ जाता है कि जो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है या इसी को हम जो है कोलिनोलाइटिक एजेंट बोलते हैं, इनका सार बताओ। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सार का इंट्रो लिख देना कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। और ये क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज करते हैं तो वो जो ड्रग है हमारा उस ड्रग का जो बायोलॉजिकल एक्शन है या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें क्या चेंज होता है, हम इतनी बार बात कर चुके हैं। अब सिंपल हम डायरेक्टली सार पे आते हैं। ठीक है, तो सार ऑफ अगर हम इसके बारे में बात करें जो हमारे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है तो एक हमने जनरल स्ट्रक्चर बना लिया है। अब ये जनरल बनाने का रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर आप इसके डायग्राम देखोगे ना, जैसे इस तरह के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, ये डायग्राम दिख रहे होंगे, तो इसके बेस पे आप सार थोड़ा समझाने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है और इसके अंदर हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए कुछ टर्म लिखे हुए हैं। जैसे ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड बोलेंगे, यानी कि एक कैटायनिक हेड हो गया। ठीक है, अब बीच में हमारी एक चेन होती है और ये मोस्टली हमारी वैसे 2 कार्बन वाली होती है, पर हमने यहाँ सिंपल चेन लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे कार्बन लगा होता है जो हमने यहाँ देख लिया। अब इस कार्बन के साथ ना 3 हमारे यहाँ पे सब्सटीट्यूट जुड़ सकते हैं। एक जुड़ेगा हमारा ए, फिर बी और सी, ये हमारे 3 सब्सटीट्यूट है, ये हमारा कार्बन नहीं है। अब ये जो हमारा सी है यहाँ पे हमारे या तो एच जुड़ेगा या फिर ओ एच जुड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक जुड़ सकता है। ए और बी पोजीशन पे हमारे कोई ना कोई सी साइक्लिक रिंग जुड़ सकती है। तो ये हमारा मतलब एक तरह से रफ डायग्राम हो गया और इसी के बेस पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी सार को यहाँ पे समझा सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए हमने थोड़ा ऐसा बनाया है। एग्जाम्पल मैंने एक वैसे एट्रोपिन का भी ले लिया है, तो अगर मान लो आपको लगता है ये तो आप इसके साथ में ये भी बना के आ जाना। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो कितना चेंज है, जो हमारा ये एन है, अब एन के साथ में यहाँ पे 3 1 2 3 लगे हैं, लेकिन इन एच के साथ में भी हमारा क्या है एक और बल्कि ग्रुप जुड़ गया है। बाकी यहाँ पे देखो केवल हमारी एक कार्बन की यहाँ पे चेन लगी हुई है, इसके साथ में यहाँ पे एक हमारा ये ईस्टर बॉन्ड भी पूरा लगा हुआ है साथ में। और इधर देखा जाए कार्बन, अब कार्बन के साथ में एक हमारे यहाँ पर रिंग लगी हुई है फिनाइल रिंग, एक तरफ हमारे यहाँ पे एच लगा हुआ है OH की जगह, और इधर हमारी ये जो साइक्लिक है इसकी जगह हमारा CH2OH यानी कि एक इथेनॉल लगा हुआ है। तो इस तरह हमारे कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे हम सिंपल देखा जाए तो जो सार है हमारा, इसमें हम टोटल 4 जगह पे अपनी कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है अमीन ग्रुप। अब जो अमीन ग्रुप है इसको हम कैटायनिक हेड बोलेंगे, यानी कि ये वाला है। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हमारे आराम से ऐड हो सकते हैं और इसी को हम क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड बोलते हैं। तो पहली जगह हमारी ये है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। दूसरी जगह हमारी आती है ये चेन जो आपको बीच में दिख रही होगी। अब ये कार्बन की हमारी 2 चेन या कार्बन की 3 चेन जो हम यहाँ लगाना चाहें वो हम यहाँ लगा सकते हैं।
देन थर्ड हमारे यहाँ पे आता है साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप ऐड करेंगे। और फोर्थ हमारे आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन, यानी कि या तो यहाँ पे H जोड़ेंगे या OH जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे। तो ये 4 तरीके आप यहाँ लिख सकते हो। अब एक एक करके हम सभी के बारे में बात करते हैं। तो अगर सिंपल सबसे पहले बात करें मॉडिफिकेशन इन कैटायनिक है, यानी कि ये जो हमारा है इसके बारे में थोड़ा बात करें तो आपको पता है कि जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा हमें पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी, यानी कि हर जूस में भी ये 4 हमारे लगे होते हैं, ये हमको पोटेंट कोलिनर्जिक एक्टिविटी देते हैं। तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं या टर्सरी से या सेकेंडरी से या प्राइमरी से, तो ये हमारी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कब है, जिस नाइट्रोजन के साथ में 4 यहाँ पे बॉन्ड लगे हैं। अब मैंने एक यहाँ से हटा दिया, H जोड़ दिया और यहाँ पे CH2 लगा दिया, तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर एक जोड़ दिया तो फिर एक्टिविटी कम हो जाएगी, फिर एक जोड़ दिया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एक ये है कि अगर मैं इनमें से किसी को हटाता हूँ तो मेरी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल जैसे मेरा टर्सरी अमीन है, तो इसमें मेरा जो एन है इसके साथ 3 जुड़े हैं, ठीक है। अब 3 जुड़े हैं तो क्या फायदा होगा इसका कि एक्टिविटी रिलेटेड कम होगी थोड़ी सी, लेकिन इसकी जो लाइपोफिलिसिटी है वो मेरी बढ़ जाएगी और अब इजिली ये मेरा जो ब्रेन है यानी कि CNS है वहां पे जाके अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो ये है कि अगर हम क्या करते हैं कि जो इसकी क्वाटनरी है इसको अगर हम बढ़ा के रखते हैं तो हमारी एक्टिविटी बढ़ी रहेगी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डिक्रीज करते हैं तो इसके डिक्रीज होने की वजह से क्या है कि हमारी जो CNS की एक्टिविटी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। और वही हमारा सेम होता है एट्रोपिन वाले केस में, ठीक है। तो एट्रोपिन एग्जाम्पल हो गया, बाकी स्कोपोलामाइन भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ कर सकते हैं अपनी चेन के अंदर, यानी कि ये हमने देख लिया कि सबसे मैक्सिमम हमारे पास ये होता है, लेकिन अब क्या करते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पे डिक्रीज करते हैं मिथाइल ग्रुप को, तो इससे क्या हो जाता है हमारी CNS की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो हमारी एक्टिविटी है ओवरऑल यानी कि जो उसका काम होता है वो हमारी कम हो जाएगी और पोलैरिटी भी हमारी कम होगी। क्योंकि भाई अगर CNS के लिए एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी पोलैरिटी भी तो यहाँ पे कम होगी, तो मिथाइल अगर कम करेंगे तो ये दोनों काम हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लेकिन CNS की एक्टिविटी बढ़ जाती है, पहला काम। सेकंड, अगर चेन में बात करें तो देखो सबसे जो आइडियल कार्बन चेन है वो हमारी 2 कार्बन की होनी चाहिए, यानी कि 2 से 4 कार्बन होनी चाहिए। जैसे जो एट्रोपेन है इसमें 2 कार्बन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब जैसे एट्रोपेन है एक ये हो गया, बाकी इधर ये हमारे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लगी है, एक ये लग गई एक ये लग गई, सिंपल हमारी 1 2 ये हमारी कार्बन की चेन लग गई। अब यहाँ पे और अगर थोड़ा देखा जाए तो यहाँ पे द सब्सटीट्यूशन में भी ईस्टर ईथर एल्कोहल और अमीन, या तो हमारा इसमें ईस्टर हो या ईथर हो या एल्कोहल या अमीन हो, इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। और इन चारों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा होता है ईस्टर ग्रुप, यानी कि जो ईस्टर ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी देता है। एग्जाम्पल जैसे एट्रोपिन है तो एट्रोपिन में हमारा ये ईस्टर ग्रुप है, यानी कि जो मैंने दिखाया जैसे इधर एक R ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये यानी कि ये जो हमारा ग्रुप होता है ये हमारा एक ईस्टर ग्रुप होता है, तो ईस्टर इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये हमारा पोटेंट एक्टिविटी यहाँ शो करता है। इसके बाद समटाइम जो सब्स्टिट्यूशन है वो एब्सेंट, यानी कि जरूरी नहीं है कि कुछ लगा हो, नॉर्मल चेन भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ CH2 और CH2 और आगे जो हमारे आगे पीछे लगे हैं ये वो हमारे लगे हो, तो ये भी हमारे यहाँ हो सकता है। तो चेन के अंदर ये हो गया। थर्ड हमारे यहाँ पे आता है कि अब हमें देखना है A और B, यानी कि यहाँ एक साइक्लिक जोड़ सकते हैं, तो क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम एक साइक्लो एल्काइल को जोड़ सकते हैं, एरोमेटिक रिंग भी कोई जोड़ सकते हैं फिनाइल वगैरह, और कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो अब ये देखा गया है कि जो हमारे साइक्लो एल्काइल वगैरह है अगर आप इनको जोड़ते हो तो जो M रिसेप्टर है मस्करिन रिसेप्टर है उनके लिए एफिनिटी हमारी बढ़ जाती है, सिंपल बात है। इसके अलावा जो हमारे कार्बोसाइक्लिक हैं या यहाँ पे हमारे देखा जाए हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये हमें मैक्सिमम एंटागोनिस्ट वाली एक्टिविटी देती है, इसीलिए हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक रिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम क्या करते हैं कि मान लो किसी में हाइड्रोसाइक्लिक रिंग लगी है यहाँ पे या यहाँ पे, और उसको अगर हम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ये समझ आ रहा है कि हाइड्रोसाइक्लिक रिंग हमारे लिए यहाँ पे कंपलसरी है। इसके अलावा अगर रिंग जरूर देखो, द रिंग कुड बी आइडेंटिकल, ये भी हो सकता है कि A और B दोनों तरफ हमारी रिंग सेम लगी हो, लेकिन अगर सेम रिंग लगी होंगी तो जो अगर तो जो मोर पोटेंट कंपाउंड है वो हमें तब मिलता है जब हमारी जो रिंग है वो डिफरेंट लगी होती हैं। जैसे एग्जांपल हमारा डाइसाइक्लोअमीन है, तो डाइसाइक्लोअमीन में क्या हो रहा है कि हमारी जो रिंग है वो अलग अलग जुड़ी होती है, आगे आपको मिल जाएगा। तो हम A और B में जगह सकते, बाकी C में हमारे पास हमको पता है कि या तो H होगा या OH होगा, तो सब्स्टिट्यूट कैन बी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप हो सकता है, या फिर एक और कर सकते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, यानी कि OCH हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें अगर हम H या OH अटैच करते हैं तो जो एंटागोनिस्ट है उसकी एक्टिविटी हमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है कि अगर हम OH ऐड करते हैं यहाँ पे, मान लो ये है, अगर यहाँ पे हम OH ऐड करते हैं तो जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगा वो हमारा कम हो जाएगा, कि जल्दी ड्रग बाहर निकल जाएगा। और वहीं अगर हम इसमें क्या करते हैं केवल H लगाते हैं तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा पूरा सार। अब अगर मैं ओवरऑल आपको थोड़ा ऊपर से बताऊं तो सिंपल आपको क्या देखना है कि ये हमारा एक जनरल डायग्राम है, यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है और ये हमारे लिए जरूरी होता है। अगर हम इसमें से एक भी मिथाइल ग्रुप हटा देते हैं तो हमारे ये
CNS एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी ओवरऑल एक्टिविटी और पोलरिटी हमारी कम हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा एट्रोपिन में ही मान लो कि यहाँ पे एट्रोपिन में ये 2 होते हैं, यहाँ पे देखा जाए कार्बन के साथ 1 और 2 यहाँ पे ये सिंपल लगे हुए हैं, तो हमारी ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे CNS के लिए काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद और देखा जाए यहाँ पे तो चेन में अगर 2 कार्बन है तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, बाकी चेंज भी हमारे होते रहते हैं, लेकिन जो ईस्टर ग्रुप है ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। अब यहाँ पे ये दोनों साइक्लिक हो सकते हैं, इनमें अगर हमारा हेट्रोसाइक्लिक है तो बहुत अच्छी बात है, कार्बोसाइक्लिक भी हो सकता है, और इसमें अगर HOH है, अगर हम यहाँ पे OS लगाते हैं तो एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम रहेगा, और केवल H लगाते हैं तो एक्टिविटी कम होगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। इस तरह सबके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, बहुत आसान तरीके से आप जो है इसका सार लिख के आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में। अब देखो इनको एंटी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट ये आप सब बोल सकते हो। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सिंपल ये हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। एक हमारे आते हैं सोलेनेसिया एल्कलॉइड्स एंड इट्स एनालॉग, यानी कि सिंपल ये हमारे नेचुरल एक तरह से मान लो जो प्लांट बेस्ड होते हैं, और इनको या तो हम एंटी मस्कैरेनिक रिसेप्टर या एंटी मस्कैरेनिक एजेंट नाम से भी जानते हैं, जो हमारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास आता है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब ये बहुत ज़्यादा ड्रग है, तो इसमें सिंपल हम बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहला हमारा आता है एट्रोपिन सल्फेट, तो इसका हमें पूरा कुछ नहीं लिखना है, शॉर्ट में बात कर लेंगे। देन ये सब हमारे इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। हाइड्रोक्सामाइन सल्फेट हो गया, स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड हो गया, हिमेटोट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड हो गया, और लास्ट हमारे इसमें आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस भी लिखनी है। देन हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें हमारे 2 आते हैं, डाईसाइक्लोअमीन हाइड्रोक्लोराइड, और इधर आता है प्रोसाइक्लिडेन हाइड्रोक्लोराइड। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले कैटेगरी के बारे में। तो पहले हमारे पास आता है सोलेनेसिया एल्कलॉइड्स एंड एल्कलॉइड। तो देखो सोलेनेसिया जो एल्कलॉइड्स हैं ये हमारे एक तरह से ट्रोपिन के ईस्टर फॉर्म होते हैं, सिंपल बात याद कर लो ना। जो एल्कलॉइड्स हैं ये हमें प्लांट जैसे हमारा एट्रोपा बेलाडोना हो गया, इस प्लांट से मिलता है या किसी धतूरा वगैरह से देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि दीज और एल्कलॉइड्स आर नेम एज सोलेनेसिया एल्कलॉइड्स एज दीज प्लांट बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसिया। तो ये हमारे सोलेनेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको सोलेनेसिया एल्कलॉइड्स नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एल्कलॉइड्स हैं इनका मेन काम क्या होता है, ये हमारे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो एजेंट्स होते हैं उनके इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं। यानी कि सिंपल मान लो जैसे ये जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है ये यहाँ जुड़ेंगे, अपना काम देंगे, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये सिंपल अपने कौन से देता हूँ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये क्या करेंगे, ये खुद जाके इस जगह को पूरा ब्लॉक कर देंगे, और जब ये जगह ब्लॉक हो जाएगी तो भाई अब यहाँ पे कोई और ड्रग बाइंड ही नहीं हो सकता, और जब ये ड्रग हमारे ना ये बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन ना ये बाइंड होंगे, तो भाई अपना कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और इस तरह क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं। देखो ये जो ब्लॉकिंग एजेंट होता है ना, जितने इनका खुद का कोई एक्शन नहीं होता, ये सिंपल क्या करेंगे इसको जाके फंसा जाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो एक ताला है, और ताला भाई खराब मान लो ये है, और मेरे पास सही चाबी नहीं है, तो मैं क्या करूँ इसमें कोई गलत चाबी फंसा के और इसमें मतलब एक तरह से अटका दूँ सिंपल, और जब तक इसमें चाबी अटका के मान लो तोड़ दो तो कोई आज जो इसकी सही चाबी है वो इसके अंदर डाल ही नहीं पाओगे, और जब सही चाबी इसमें पड़ेगी नहीं तो अपना कोई एक्शन नहीं देगी। वही है कि जब हम यहाँ पे क्या करते हैं इन रिसेप्टर को पूरा ब्लॉक कर देते हैं, और जब ब्लॉक कर देंगे तो जो असली वाले पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है या असली वाला एसिटाइलकोलिन है वो यहाँ जाकर बाइंड ही नहीं करेगा, और जब बाइंड ही नहीं करेगा तो अपना एक्शन कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। एग्जाम्पल इसके एट्रोपिन हो गया, हाइड्रोक्सामाइन हो गया या हायोसिन हो गया। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। तो इट इज अ रेसमिक मिक्सचर ऑफ हायोक्सामाइन, यानी कि ये जो हमारा है इसका एक रेसमिक मिक्सचर है, और ये हमें एट्रोपा बेलाडोना के रूट से प्राप्त होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ये हमारा N हो गया, ये CH3 है। अब यहाँ पे ये हमारा कार्बन, ये कार्बन, यहाँ CH3 CH2, और यहाँ CH2 CH2, और यहाँ पे C है और इधर O लगा है, और बाकी यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, फिर कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे OH है, और ये हमारी एक पूरी रिंग है और SO लगा है। तो ये एट्रोपिन सल्फेट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इट हैज़ बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरल एक्शन है। तो इट इज़ फर्स्ट स्टिमुलेट एंड देन डिप्रेस द CNS, यानी कि सबसे पहले जैसे ही आएगा ये हमारे CNS को एक्टिवेट करेगा, देन ये तुरंत डिप्रेस कर देता है। अब ये किस में इस्तेमाल करते हैं, तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। अब देखो ये हमने क्या देखा था कि ये हमारे जो गैस्ट्रिक के सिक्रीशन है उसको कम कर रहे हैं, और जब गैस्ट्रिक के सिक्रीशन कम करेंगे तो भाई हमारे जो अल्सर हो रहे हैं, पेट में जलन है, तो उन सबको भी तो ठीक करेगा, क्योंकि अगर ये हमारे सिक्रीशन को ही कम कर देगा तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे हमने क्या देखा था कि हमारे जो यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन है सिंपल, उनको ये कम करता है। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे सीक्रेशन को बढ़ाता है, जो पैरासिम्पैथेटिक वाला होता है देखो सीक्रेशन को बढ़ाता है। अब जो ये है यानी कि एट्रोपिन है और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे एसिटाइलकोलिन और पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर रहे हैं। और जब ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो जो सीक्रेशन हमारे यहाँ पे बढ़ रही थी यानी कि एसिड इन सबकी, वो सीक्रेशन बढ़ना भी कम हो जाएगी। और जब ये सीक्रेशन बढ़ना कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारी जो ये एसिड सीक्रेशन वो कम हो जाएगा, तो हमारे जो अल्सर है उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है।
इसके अलावा जैसे हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे ये हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, आपको बताएं। अब अगर मान लो किसी को अस्थमा वगैरह केस है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारे ये ब्लॉकिंग एजेंट है, ये इसको जाके ब्लॉक कर देंगे, और जब ब्लॉक कर देंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का ब्रोंको डायलेशन होगा और बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। देखो सिंपल इतना समझो कि जितने भी हमारे ब्लॉकिंग एजेंट है वो इन सबका जस्ट अपोजिट काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को जाके ब्लॉक कर रहे हैं, और जब इस सिस्टम को रोकेंगे तो जो जो काम यहाँ पे हो रहा था इसका जस्ट अपोजिट काम वो यहाँ करते हैं। और इसीलिए तो ट्रीटमेंट है। अगर मान लो किसी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो अगर हम एट्रोपिन या ऐसा कोई ड्रग देते हैं तो बीपी हमारा हाई हो जाएगा, नॉर्मल होगा। तो इस तरह हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे इसमें आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अब इसके बारे में हमको सारा कुछ जो है अच्छे से पढ़ना है। तो एक हमारा सिंथेटिक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा हमारा इसकी तरह, यानी कि जो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर था ना, लगभग सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे एन है, यहाँ CH3, ये सब कुछ हमारा लगभग सेम है। बस एक काम किया है कि यहाँ पे एन के साथ में सिंपल हमारा ये लगा था, लेकिन ये हमारा क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, तो यहाँ पे एक CH2 और लगेगा, और इसके साथ ये पूरा आइसोप्रोपाइल का ग्रुप हो गया, और एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो ये हो जाता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमाइड आपको दिख रहा होगा। अब ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और CNS पेनिट्रेशन, यानी कि CNS पेनिट्रेशन नहीं कर सकता है। ये याद रखना, CNS पेनिट्रेशन नहीं, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ज्यादा बल्क बढ़ गया, तो अब CNS को पेनिट्रेट नहीं करेगा। अब मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या करेगा कि M1, M2 और M3 तीन रिसेप्टर है ना, तीनों पे जाके अच्छे से बाइंड करेगा, लेकिन मेनली ये हमारा M3 पे जाके बाइंड करेगा। और जब M3 पे जाके बाइंड करेगा तो हमने क्या देखा है कि जो M3 वाला रिसेप्टर है ना, वो हमारा स्मूथ मसल यानी कि लंग्स में मेनली प्रेजेंट होता है, मतलब लंग्स में, प्लस जो हमारा ट्रैकिया होता है ना वहां पे प्रेजेंट होता है। अब जो हमारी स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, तो उसका क्या फायदा होगा कि जब हम इसको इनहेल करेंगे इप्राट्रोपियम को, तो ये हमारे M3 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा स्मूथ मसल के ऊपर, और जैसे ही M3 के ऊपर बाइंड हो जाएगा तो अब जो एसिटाइल कोलिन है वो वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अब एसिटाइल कोलिन यहाँ जाके क्या कर रहा था कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, हमें सांस लेने में दिक्कत, हमारी ट्रैकिया पेंडवाइप को पतला कर रहा था। अब जब एसिटाइल कोलिन बाइंड ही नहीं होगा, तो जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हमारी हो रही थी वो हमारी कम हो जाएगी, और जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमारी क्या है, यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन होगी, और जब ब्रोंको डायलेशन होगी तो इससे क्या है, हमारी जो म्यूकस की सिक्रीशन है वहाँ पे वो भी कम हो जाएगी, और ओवरऑल हमें क्या है, यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन होगी, और हमें जो भी मतलब जैसे किसी को मान लो अस्थमा वगैरह है, तो उस केस में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो इस तरह हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यहाँ पे हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं, अगर हम इसकी सिंथेसिस के बारे में बात करें, तो देखो इसमें कोई इतना बड़ा हमें काम नहीं करना है। जैसे हमारे पास एट्रोपिन तो होता ही है, तो बस एट्रोपिन को हम यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर देंगे, तो हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड बनके तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एट्रोपिन है जो हमने यहाँ देखा था। अब एट्रोपिन में सिंपल हम लगा देंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब आइसोप्रोपाइल क्या होता है कि जैसे ये हमारा CH है और इसके साथ में हमारे यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बोल देते हैं। अब इसके साथ हमारा एक Br भी लगा है, तो एक Br हमारा यहाँ भी लगा है, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। अब जैसे ही यहाँ जुड़ेगा, देखो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये हमारा N के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, CH, और जब यहाँ पे जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और Br निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बाकी सब कुछ हमारा सेम है। तो ये होता है हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल सी सिंथेसिस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आता है आप ये लिख के आ सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो देखो मैंने क्या बोला, अस्थमा के केस में ये इस्तेमाल किया जाता है, तो यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक यानी कि COPD में केस आता है। COPD में भी वही होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि हमें लंग्स की प्रॉब्लम होती है। लंग्स में हमारे जो एयरवेज है वो अच्छे से फिल्टर आउट नहीं कर पाते ऑक्सीजन CO2 को, और मैंने क्या बोला, ये लंग्स में भी प्रेजेंट है, ट्रैकिया में प्रेजेंट है, तो हमारे अस्थमा भी हेल्प करता है, और हमारे इधर भी COPD में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो हमारे राइनाइटिस होता है, यानी कि नेजल एकदम नाक जब बंद हो जाती है, तो उसमें नेजल स्प्रे की तरह ये काम करेगा, और ये हमारी सिक्रीशन को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे नाक बहुत ज़्यादा बहती है, लोग कहते हैं एकदम बंद हो जाता है, तो जब सिक्रीशन कम हो जाएगी तो नोज ओपन ओपन रहेगी, और इससे हमें राहत मिलेगी। तो इन सब में हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हेल्प करता है। यानी कि ओवरऑल देख रहे हो, हमारे अस्थमा में, हमारे लंग्स में, COPD में, और हमारे नोज में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन हमारी इसी की नेक्स्ट क्लास आती है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब देखो ये हमारे क्या होता है कि जैसे कम टाइम जो सोलेन एच के अल्कलॉइड्स थे उनमें सिलेक्टिविटी कई बार कम होती है, कि वो पर्टिकुलर उस पर जाके बाइंड नहीं कर पाते। इसीलिए हमने क्या किया कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमने कोलिन जो एट्रोपिन वाला जो नेचर प्रोडक्ट था ना, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमने नए सिंथेटिक वाले कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट या फिर ब्लॉकिंग एजेंट हमने बना दिया। अब इसमें हमारा एग्जांपल आता है सबसे इंपॉर्टेंट डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड।
तो ये हमारा एक सिंथेटिक टर्सरी अमीन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। अब देखो टर्सरी अमीन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा अमीन है और इसके साथ देखा जाए तो ये पूरे हमारे दो लगे हुए हैं, ठीक है, और एक लगा है तो टर्सरी है। अगर इस पे एक और जोड़ देते और इस पे पॉजिटिव चार्ज कर देते तो क्वाटनरी हो जाता। तो अभी ये हमारा टर्सरी अमीन वाला पूरा कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कार्बन है इसके साथ यहाँ पे एक रिंग जुड़ी है, अब इसी रिंग से कनेक्टेड यहाँ पे एक हमारी ये दूसरी रिंग जुड़ी हुई होती है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ है CH2 N और ये है। अब यहाँ देखा जाए तो N के ऊपर हमारे यहाँ दो इथाइल ग्रुप है, तो थोड़ा बल्क तो हमारे यहाँ बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे ये हमारी रिंग देख रहे हो तो ये पूरा होता है हमारा डाइसाइक्लो। तो एक तरह से ये हमारा इसका कॉमन नेम है, यानी कि यहाँ पे दो साइक्लो ग्रुप है तो डाई साइक्लो, और इधर अमीन ग्रुप है तो डाई साइक्लो अमीन एक तरह से ग्रुप बोला जा रहा है। बहुत ही कॉमन नाम हो गया तो इसका। अब अगर इसके हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो देखो ये हमारा ब्लॉकिंग एजेंट है। तो हम सिंपल क्या देख रहे थे कि जैसे जो हमारे रिसेप्टर है, अब ये मेनली हमारा M1 M2 M3 के लिए काम करता है। तो ये जो हमारे रिसेप्टर है इन पे क्या हो रहा था कि एसिटाइल कोलिन आ रहा था, बाइंड हो रहा था, अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। अब जब हम यहाँ पे डाई साइक्लो अमीन दे देते हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये इनको जाके ब्लॉक कर देगा, और जब ये इनको जाके ब्लॉक कर देगा तो अब जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो यहां जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब बाइंड नहीं करेगा तो ये क्या करता है, कंपिटिटिवली ब्लॉक M1 M2 एंड M3 तीन रिसेप्टर को जाके ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तीन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए यहाँ पे जाके। अब इसकी वजह से क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारा अब यहाँ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं होगा तो हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, और जब रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो जो हमारे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। यानी कि ओवरऑल हम यहाँ क्या देख रहे थे कि जैसे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे जैसे हमने जब इनके बारे में बात की थी तो ये जो हमारा था यानी कि M1 M3 M5 ये वाले ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे और सिक्रीशन कर रहे थे। अब यहाँ पे दोनों ही काम नहीं हो रहे, हमारी कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही, सिक्रीशन भी नहीं हो रही है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन डाउन हो गई। अब इसकी वजह से जो हमारे GI के यानी कि जो स्टमक के हमारे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है इसमें जो क्रैम्प्स लोगों को बन रहे थे यानी कि मूवमेंट की वजह से वो हमारे कम हो गए, मोटेलिटी हो रही थी यानी कि मूवमेंट वो कम हो गई, सिक्रीशन जो बहुत ज़्यादा हो रही थी वो कम हो गई। यानी कि M1 की वजह से जैसे यहाँ पे हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है तो एसिड की सिक्रीशन होती है वो हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर M3 में हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है ये हमारी कम हो जाएगी। तो ये काम यहाँ पे होते हैं, और इन सब की वजह से क्या है कि जैसे IBS अगर किसी को है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या कॉलिक या एब्डोमिनल स्पाज्म में यानी कि पेट में अगर किसी को दिक्कत है पूरे एब्डोमिनल एरिया में, तो उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है हमें डाइसाइक्लोअमीन हाइड्रोक्लोराइड की मदद से। अब ये बनता कैसे है तो इसके बारे में देखें तो आपको सिंपल क्या लेना है, यहाँ पे लेना है साइक्लोहेक्साइल साइनाइड को। अब देखो ये साइक्लोहेक्साइल है और यहाँ साइनाइड हो गया, फिर यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड को, यानी कि ये साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है। अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे सोडियम यहाँ पे सॉरी अमोनियम, तो इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे सोडियम अमाइड के साथ करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल कि ये और ये हमको जुड़ना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि ये CN तो हमारा है ऐसा, अब इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे इस तरह, तो इसी पोजीशन पे जाके हमारा ये भी जुड़ जाता है इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ जुड़ गया तो हमारी एक तरह से रिंग बन गई, और यहाँ से Br हमारा भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, और एक H निकला होगा यहाँ से, हमारा ये जुड़ा है यहाँ से, तो H निकला तो HBr हमारे यहाँ से बाहर निकल गया और ये हमारे यहाँ पे जुड़ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं वन साइनो, यानी कि एक जगह पे वन साइनो, बाकी हमारे यहाँ पे दो रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, तो सिंपल बोल देंगे वन साइनो बाई साइक्लोहेक्सेन। देखो ट्राई करो जितना शॉर्ट और सिंपल नेम आप याद रखो ना, क्योंकि अगर आप IUPAC के चक्कर में जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सिंपल नाम जैसे ये हमारा साइक्लोहेक्सेन साइनाइड, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे क्या है वन साइक्लो बाई साइक्लोहेक्सेन, यानी कि एक साइनो है आपका और दो बाई साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इसके हम कराते हैं एल्कोहोलोसिस। अब एल्कोहोलोसिस के लिए हम यहाँ पे इथेनॉल ले रहे हैं, और जब इसकी रिएक्शन हम यहाँ कराएंगे तो देखो साइनाइड से हमारी N यहाँ हटेगा और हमारे यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये बस हमारा सेम है, यहाँ पे जुड़ जाएगा COO C2H5, यानी कि C2H5 जुड़ गया, और यहाँ पे हमारे OO जुड़ गया, और ये पूरा जुड़ गया COO C2H5। अब इसकी हम कराते हैं ट्रांस ईस्टरिफिकेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखना है। ट्रांस ईस्टरिफिकेशन किसके साथ कराते हैं, 2-डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल के साथ में, यानी कि हमें जो है ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, N के साथ दो इथाइल ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पे दो कार्बन कार्बन की ये चेन लगी है, और इधर एक OH ग्रुप जो हमने देखा था। अब हमें क्या करना है कि बस हमें इसमें ऐड करना है। तो इसके लिए देखो हमें ये मिल गया स्टार्टिंग मटेरियल COO हमें मिल गए। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो C2H5 है ना, ये हम यहाँ से हटाएंगे, और इधर से ये हमारा जो OH है ये हमारा यहाँ से हटेगा, तो फिर से हमारे जो C2H5OH जो जुड़ा था वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अब क्या होगा, इसके साथ
में हमारा जो ये था यानी कि C2H और ये पूरा हमारा जुड़ जाएगा और हमारा बन के तैयार हो जाएगा डाइसाइक्लोअमीन। अब इसकी जैसे हम हाइड्रोलिसिस यानी कि सिंपल हम साल्ट फॉर्मेशन कराएंगे, HCl हमारे यहाँ फॉर्म हो जाएगा। यानी कि देखो ये मैंने लिख दिया है, लेकिन अब क्या होता है जैसे मान लो आपको यहाँ प्लस करना है इसके साथ में, तो जो H है वो हमारा इधर जुड़ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और -Cl नेगेटिव, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग तरीका है, ये अलग तरीका, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो। तो सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 कंपाउंड लिए, साइक्लोहेक्साइल साइनाइड, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, इसकी हमने सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन कराई, हमारे यहाँ पे ये बन गया 1 साइक्लो और बाईसाइक्लोहेक्सेन। एल्कोहोलिसिस कराई, हमारे ये बन गया इंटरमीडिएट, इसकी ट्रांस एस्टरिफिकेशन कराई, इसके साथ में 2 डाइइथाइल अमीनो, ये OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, ये जुड़ जाएंगे और इसके साथ हमारे ये पूरा कंपाउंड जुड़ के डाइसाइक्लोअमीन बन जाएगा। अब इसको लिखने के लिए क्या है कि इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ बाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद 2 डाइइथाइल फॉलो बाय हाइड्रोजनेशन एंड कन्वर्जन इनटू हाइड्रोक्लोराइड। ये सिंपल लिख के आ जाना। बाकी यूजर्स के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा होता है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में काम करता है, पेन और स्पैम को कम करके। इसके अलावा क्या है, रिलीफ इन GI क्रैम्प, जो हमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है उसमें ये हमें हेल्प करता है। अब लास्ट हमारे पास ड्रग आता है प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। अब ये एक तरह से क्या है तो हमारा इसी का जो सिंथेटिक वाला हमारा वर्जन था कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट उसी का, लेकिन थोड़ा अलग है। तो क्या है कि इट इज अ सिंथेटिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है, याद रखना। ठीक है, अब पार्किंसन डिसीज क्या करता है कैसे, तो ये हमारा मेनली जो M1 रिसेप्टर है ना उसको जाके ब्लॉक करता है ब्रेन के अंदर। ये हमारा सेंट्रली काम करता है, बाकी सब पेरिफेरल कर रहे थे, ये हमारा ब्रेन में जाके काम करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में देखो, एक हमारे पास फिनाइल देंगे, एक हमारे पास नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन के देंगे, ये कार्बन है, इधर हमारा OH लगा हुआ है और इधर हमारी CH की CH2 है, CH2 और यहाँ N लगा है। N के साथ हमारे यहाँ पे ये पूरी एक 5 की साइक्लोपेंटेन लगी हुई है, ये आपको यहाँ दिख रही होगी। ठीक है, तो ये पूरा बन गया। बाकी ये हमारे साथ इमिडाजोल की रिंग होती है यहाँ पे। अब थोड़ा इसके बारे में और बात करें तो एक हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो पानी में सोल्यूबल होता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो देखो, ये हमारा सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है जो हमारा M1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा बेजल गैंग्लियन ऑफ CNS, यानी कि जो CNS है उसका जो बेजल गैंग्लियन होता है। अब देखो गैंग्लियन मैंने क्या बोला कि जैसे न्यूरॉन का नर्व टर्मिनल है या अगले वाले का है, तो ये पूरा बन जाता है हमारा गैंग्लियन वाला सिस्टम। अब इसमें हमारा टर्सरी अमीन होता है, तो ये हमारे BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करेगा और ऐसे क्रॉस करके हमारे ब्रेन के पास जो है इजीली ये पहुंच जाता है। अब काम कैसे करता है, तो देखो पार्किंसन डिसीज में मेनली काम करता है। तो पार्किंसन डिसीज में होता क्या है कि हमारा जो डोपामिन का लेवल है ना वो कम हो जाता है। अब डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से हमारा एक इम्बैलेंस बन जाता है। अब देखो आपको अगर मैं बताऊं तो हमारी बॉडी में क्या है कि डोपामिन जो होता है ना वो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो मोटर मूवमेंट है या हाथ पैर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एसिटाइलकोलिन उसको अपोज करता है। एक तरह से क्या है कि ये दोनों बैलेंस में चलते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है तो आपने कई बार वो देखा होगा कि जैसे लोगों के हाथ रखे नॉर्मल में, लेकिन नॉर्मल में भी क्या है हल्के हल्के ऐसे सिवरिंग करते रहते हैं, हल्के हिलते रहते हैं। तो ये हमारा होता है पार्किंसन डिसीज में कि यहाँ पे क्या होता है कि जब डोपामिन कम हो जाता है तो एसिटाइलकोलिन को एक्सेस, देखो एक्सेस में है नहीं लेकिन एज कंपेयर टू यानी कि रिलेटिवली देखा जाए तो एसिटाइलकोलिन एक्सेस मात्रा में आ जाता है, और उसकी वजह से हमारी ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है M1 रिसेप्टर की, क्योंकि M1 रिसेप्टर पे ज़्यादा आकर बाइंड करते हैं। और M1 रिसेप्टर आपको पता है कि ये ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे CNS में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि अब जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, मसल रिगिडिटी या ब्रेडिकाइनेस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ट्रिमर जैसे हाथ जैसे पुल कर रहे हैं, मसल रिगिडिटी मतलब एकदम स्टिफनेस आ गया, जाम हो गए, और ब्रेडिकाइनेस मतलब होता है कि अब बहुत ज़्यादा स्लो काम कर पाते हो, मूव तो कर रही हैं लेकिन आप कोई काम करने जाओगे तो बहुत स्लो काम होगा। तो एक तरह में क्या है कि हमें पार्किंसन डिसीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी एंट्री होती है प्रोसाइक्लिडिन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड की जो एंट्री है। अब ये हमारा BBB को भी क्रॉस कर सकता है, तो ईजिली इसको जैसे देंगे हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे M1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ये ब्लॉक होगा तो अब क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन का लेवल हमारे लिए बढ़ गया था एज कम्पेयर रिलेटिवली में, वो बाइंड हो रहा था, वो बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब वो बाइंड नहीं हो पाएगा तो अब क्या कि एसिटाइलकोलिन का लेवल भी कम हो गया। तो जब डोपामिन कम, एसिटाइलकोलिन का लेवल कम, दोनों एक तरह से क्या है बैलेंस में आ जाएंगे, तो इनका जो रिस्टोर बैलेंस हो जाएगा, और जब बैलेंस में आ जाएंगे तो इंप्रूव हो जाएंगी हमारी ट्रिमर, मसल रिगिडिटी और ब्रेडिकाइनेस, यानी कि पार्किंसन डिसीज में हमें राहत मिलेगी, ये सब चीज़ें हमारी ठीक हो जाएगी। तो पार्किंसन
सिंपल जो हमारी ये बीमारी होती है उसको पार्किंसन बोलते हैं, और उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोसाइक्लिडिन HCl का। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एसीटोफिनॉल। ठीक है, अब एसीटोफिनॉल में क्या होता है, एक ये पूरी फिनाइल रिंग है, C है, डबल बॉन्ड O है, CH3 है। इधर हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड को और इधर हमने लिया पायरोलिडिन को। ठीक है, पायरोलिडिन को। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे मैनेज कंडेंसेशन कराते हैं, इसमें हमारा सिर्फ H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये कंडेंस हो जाएंगे यानी कि तीनों मिल जाएंगे। अब तीनों को मिलने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से हमारे देखो पूरा हमें H2O बाहर निकालना है, और H2O बाहर निकालने के लिए क्या हमें ये H निकालना है। ठीक है, ये H निकल गया, एक हमको यहाँ से H निकालना है और एक हमको यहाँ से H निकालना है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, -H2O हो जाएगा, यानी कि एक H इधर से आया, एक H इधर से, एक O इधर से आया, तो H2 को हम बाहर। अब देखो बचा क्या क्या, तो ये हमारी रिंग सेम बची। अब C के साथ डबल बॉन्ड O है तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से एक H निकल गया तो CH2 बन गया। अब यहाँ से एक O निकल गया तो यहाँ पे CH2 बचा, तो यहाँ पे CH2 आ गया। अब यहाँ से एक H निकलेगा तो केवल N बचा, और ये हमारे आपस में जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है हमारा बीटा पायरोलिडोनो प्रोपियोफेन। ठीक है, अब इसके हम यहाँ पे कराते हैं एडिशन प्लस हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे एक तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन होता है MGBR वाला। और जब हम यहाँ कराएंगे तो देखो हमें क्या करना है, एक ये वाली रिंग और जोड़नी है। तो अब क्या होगा, जैसे ये कार्बन के साथ हमारा है, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन हमारा, ये मानो ये हमारी रिंग यहाँ जुड़ गई। अब ये जो कार्बन है इसके साथ ये वाली रिंग यहाँ पे जाके जुड़ गई। ठीक है, तो ये रिंग हमारी ऊपर जुड़ गई। अब ये जो OH है इसकी रिडक्शन भी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन तो एक O है, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे OH जुड़ जाता है, ये हमारा जुड़ गया। बाकी से मैं देखो ये CH2, ये CH2 और ये हमारा N है और ये वो है। अब हम इसको साल्ट भी बना रहे हैं, तो साल्ट में मैंने आपसे क्या बोला कि चाहे तो हम इसमें अलग से HCl लिख दें, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में क्या किया कि अलग से हमने यहाँ पे HCl लिख दिया, तो चाहे तो आप यहाँ पे अलग से इसका HCl लिख दो। और अगर आप इसके HCl नहीं रख पा रहे हो तो जब इसको आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि H हमारा इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और Cl हमारा ऐसे नेगेटिव में घूमता है। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एसीटोफिनॉल लेना है, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, पायरोलिडिन लेना है, तीनों की कंडेंसेशन करानी है। तो यहाँ से ओवरऑल हमारा H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा, हमारा बन जाता है बीटा पायरोलिडिन प्रोफेनेंट। अब जब ये बन गया तो इसकी एडिशन हाइड्रोलिसिस और ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करवाएंगे। ये सेम है, यहाँ पे हमारा ये रिंग जुड़ गई, यहाँ पे यहाँ पे O की H की जगह H लग जाएगा, OH हो जाएगा, और ये हमारा सेम है, ये हमारा सेम है। यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं H जोड़ के, तो हमारा प्रोसाइक्लिडिन HCl बन जाता है। अब इसके अगर यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, अर्ली स्टेज पार्किंसन में इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, जैसे अनवांटेड मूवमेंट है जो हम बोल रहे थे, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारा इफेक्ट इन ट्रीटिंग एक्यूट मसल स्पैम, जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होता है या कोई इनवॉल्नटरी कॉन्ट्रेक्शन है, उसमें ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो सैलाइवेशन बहुत ज़्यादा होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्पेशली, उनको ये रिड्यूस करता है। तो ये था हमारा सब इसके बारे में। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो लेंदी हो चुकी है, लेकिन हमने जो है अपनी कंप्लीट यूनिट यहाँ पे कवर कर ली है, और आज हमारी जो है यूनिट 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत जल्दी हम जो अपनी बाकी की 4th यूनिट भी कंप्लीट करेंगे, और 5th यूनिट हमारी ऑलरेडी हमने ऐप में अपलोड कर दी है, जो हमने कुछ टाइम पहले कवर कराई थी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप अब आपको सबको समझ आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपने भी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।